आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का एक सेक्शन बचा हुआ था 1857 से लेके 1947 तक। अ, सा, 700 707 707 में जब औरंगजेब का मृत्यु होता तो वहां से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हुए थे, ठीक है। और बाकी का भी करवा दे रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया था उस दिन किसी कारण बस रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो अभी आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा दे। और एक बात और जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे आपको, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का, और साथ में क्या होता है बीएसओ का जो आया है, तो उसका भी प्रॉपर आपको क्या हो रहा है, क्लास चल रहा है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी होंगे क्या कीजिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन करवा देगा, ठीक। तो चलते हैं कि 1857 की क्रांति से पूर्व आपको उसका थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा। पृष्ठभूमि ये था कि जब वहाँ पे जो लॉर्ड कैनिंग थे, और लॉर्ड कैनिंग जो थे और लॉर्ड डलहौजी थे, तो उसके द्वारा क्या किया गया था कि वास्तव में आप देखिए, जब क्या क्या होता है कि 1600 में 1599 का हम बात कर रहे हैं। 1599 में क्या होता है, जब ब्रिटेन की महारानी जो रहती है एलिजाबेथ, उनके द्वारा जो चार्टर दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो कहानी वहीं से चालू होता है, मगर रियल क्या होता है, जब सिराजुद्दौला के साथ ब्रिटिश का आपको क्या होता है भिड़ंत होता है, तो वहां से समस्या और ज़्यादा क्या होता है, खराब होने लगता है। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हम आपको पढ़ा रहे थे, तो वहां पे बताए थे त्रिगुट का हार हुआ था, जिसमें क्या हुआ, बंगाल और अवध के जो नवाब थे, तो उनको भी पराजित होना पड़ा। और उनके साथ एक चीज वहां पे धोखा किया गया। धोखा ये किया गया कि ब्रिटिश जानते थे कि यदि डायरेक्ट वो भारत का शक्ति अपने हाथ में लेंगे, तो उनको क्या होगा कि आम जनता का विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या किए कि वो दीवानी राइट सिर्फ लिए। दीवानी राइट क्या होता है, दीवानी राइट ये था कि जो राजस्व यानी कि धन जो जानते हैं पैसा, तो राजस्व वसूलने का अधिकार ब्रिटिश अपने हाथ में ले लिए। बाद बाकी क्या किए, जो प्रशासनिक था जिसमें पुलिस आता था, ठीक है, तो मिलिट्री आता था, सेना आता था, वो वाला क्या किए, वो वाला पूरा का पूरा जो बंगाल के जो क्या थे नवाब थे, उनके हाथों में दे दिया। क्यों? वो इसलिए कि वो कभी भी पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो बाहरी थे और लोग उसको कभी क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पहला था। दूसरा ये था कि जो सेना में जो शामिल व्यक्ति थे, तो जब भी किसी प्रकार का युद्ध होता था, जो भारतीय लोग थे उनको सबसे सामने रख दिया था, और उनके हाथ में जो बंदूक होता था, वो बंदूक ज़्यादा ही क्या होता था, पुराना होता था। और युद्ध में जब भी जो फ्रंट लाइन में खड़ा रहता है, तो पहले क्या होता था, मृत्यु यानी कि उनको ही मिलता था, ठीक। नेक्स्ट ये था, जो भारतीय सेना में जो शामिल होते थे, तो उनको ये भी व्यवस्था था कि आवश्यकता पड़ने पे आपको समुद्र को पार भी जाना पड़ेगा, ठीक। और भारतीय का ये मानना था कि यदि वो समुद्र पार पार करेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि धर्म उस वक्त क्या था, धर्म वर्तमान में भी ऐसा चीज है कि लोग उसके प्रति ज्यादा क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक। तो ये सारा आपको क्या हो रहा था, ये सारा आपको पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि 1857 क्रांति में वो कौन सा पल था, जब क्या हुआ कि बारूद पे आपको चिंगारी लगा दिया गया, और वो समय आ गया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मंगल पांडे, ठीक है। तो मंगल पांडे के बारे में ये कहा जा रहा है कि मंगल पांडे जब नहा के आ रहे थे, तो उनको एक जो निम्न कास्ट के व्यक्ति थे, आप वर्तमान में एससी कह सकते हैं या फिर दलित कह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका लोटा जो रहता है, उनका लोटा लेके पानी पी लेता। तो मंगल पांडे बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम मेरा लोटा छू के क्या किया है, हमको मेरा धर्म को भ्रष्ट कर दिया। तो वो व्यक्ति बोलता है कि जब तुम सुअर और गाय से लगा हुआ क्या कर सकते हो, चर्बी को अपने मुंह में लगा सकते हो, तो फिर मेरा छुआ हुआ क्यों नहीं पानी पी सकते हो। तो फिर इस बात पे मंगल पांडे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, और जो ब्रिटिश दो पदाधिकारी रहते हैं उनको क्या कर दिया था, उनको गोली मार दिया जाता है, ठीक है। तो कहानी आपको वहीं से चालू होता है। तो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। समय था लॉर्ड कैनिंग, उस टाइम में क्या थे, गवर्नर थे। पहले क्या होता था, पहले तो गवर्नर था बंगाल में, फिर गवर्नर को क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएगा, फिर उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और लास्ट में जब 1857 का क्रांति होता, तो इस बात का जब आपको जानकारी मिलता ब्रिटेन की महारानी को, महारानी एलिजाबेथ को, तो वो क्या करती है कि भारत सुधार अधिनियम लाती है 1858 का, ठीक है। तो यहाँ पे 85 लिख दी है। तो वहां पे क्या होता है, 1858 का जो लाया जाता है संशोधन, तो उसमें क्या बोला जाता है कि भारत को अब क्या किया जाएगा, एक अच्छा राष्ट्र बनाया जाएगा, ठीक है। तो इससे पूर्व क्या होता है कि आपको उसका कुछ कुछ और भी कारण था, जैसे कि राजनीतिक ये था, जो नाना साहेब होते हैं, नाना साहेब को क्या किया जाता है, उनके जो अधिकार रहता है, उनका जो क्षेत्र रहता है, उनसे छीन लिया जाता है, और उनको क्या कर दिया जाता है
कि वो क्षेत्र विहीन हो जाते हैं, तो इसलिए कि वहाँ के जो जनता रहते हैं वो उनके साथ क्या करने लगते हैं, उनके साथ वो विद्रोह कर देते हैं। नेक्स्ट था जो अवध। अवध जो था, तो अवध को क्या किया गया, अवध को कुशासन के आधार पे ये बोला गया अवध के राजा को कि आप जो है वहाँ का शासन प्रशासन अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए आपको क्या किया जा रहा कि आपका जो प्रशासनिक और जो दीवानी और जो प्रशासनिक अधिकार है दोनों को क्या किया जा रहा है, ब्रिटिश के द्वारा अधीन किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट था व्यपगत के सिद्धांत के आधार पे क्या किया गया, सतारा को, झांसी को, संभल को, वो सारे को ब्रिटिश मतलब इस प्रकार से भारतीयों को क्या कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे कि भारतीय का जो सहनशीलता था वो क्या हो गया, बिल्कुल चरम पे पहुंच गया, क्योंकि अब रिवोल्ट होना क्या हो गया था, आवश्यक हो गया हुआ था, और वो कारण भी था कि जब क्या होता है, ये रिवोल्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सामाजिक। तो सामाजिक में हम आपको बताएं, जो भारतीय सेना थे उनको पहला बात तो वेतन कम दिया जाता था। दूसरा बात जो होता है कि वर्तमान में जो आप इंस्पेक्टर समझते हैं, दरोगा, तो उस पद से ज्यादा पद नहीं दिया जाता था, वो कभी भी चाह के एसपी वाले पद को, पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। तो ये सारा कारण जो था, जिस वजह से क्या हो रहा था, भारतीयों में अशांति का क्या हो रहा था, माहौल बन रहा था। ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्थिक कारण। जो किसान वर्ग के लोग थे, तो उनको साथ क्या किया जाता, वो जितना भी उपज उपजाते थे, तो उसका 1/10 भाग तो ले लिया जाता था अंग्रेज के द्वारा, और अंग्रेज स्वयं क्या होते थे, शामिल नहीं होते थे। वो क्या करते थे, जो नवाब होते थे, नवाब के द्वारा क्या करवाते थे, कर वसूली करवाते थे, और कर वसूली करवाने के बाद जो 1/11वां भाग बच जाता था, तो उसमें बोला जाता था कि नवाब को कि आप स्वयं भी पैसा ले लो, और जब वो भी ले लो तो किसान के पास तो कुछ बचता नहीं था। समस्या इतना ज्यादा हो जाता था कि किसान को खुद को 2 वक्त के भोजन के लिए भी वहां पे क्या हो जाता था, आफत हो जाता। और साथ में क्या हुआ, जो स्थानीय करगहा था, जो स्मॉल इंडस्ट्री समझते हैं, जो हस्तों से किया जाता था, हाथ से, तो उसका भी क्या हो गया, धीरे धीरे क्या होने लगा, पतन होने लगा। ठीक। इस क्रम में क्या हुआ, आपको 1786 के आसपास क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लाया जाता। ठीक। जो वर्तमान का जो आप बिहार देख रहे हैं, तो ये बिहार पहले आपको बंगाल में था, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में आप सुने होंगे कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, तो जो वारेन हेस्टिंग उस वक्त क्या थे, गवर्नर थे। तो बाद में समय के साथ क्या किया जाता है, 1912 ईस्वी जो आता है, तो उस वक्त क्या किया जाता है, बिहार को बंगाल से क्या किया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। ठीक। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आपको अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये लाया गया थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में। इस वक्त ये व्यवस्था किया गया कि जो किसान थे उनको जमीन को क्या कर दिया गया, मालिक बनवा दिया गया। ये सोच के कि जो किसान होंगे वो भूमि में क्या करेंगे, नए नए इनोवेशन लाएंगे। ठीक है। मगर ये हुआ कि किसान और भी कर्ज में डूबते चले गए, और समस्या इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन पे कर्ज होने के कारण वो क्या किए कि वो उस क्षेत्र को छोड़ के पलायन करना चालू कर दिए। ठीक। नेक्स्ट आया आपको महलवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में। ये ग्राम स्तर पे लगाया गया, यानी कि ब्रिटिश ये चाहते थे कि जो मिडिल मैन होते हैं, जो बीच के आदमी जो कलेक्शन करने आते हैं, तो उनको हटा दिया जाए और डायरेक्ट किसान से क्या किया जाए, लगान वसूला जाए। ठीक। तो इसमें भी समस्या आया कि कई बार ऐसा होता था कि उत्पादन नहीं होता था, इसके बावजूद भी सूर्य के ढलने से पूर्व क्या किया जाता था, लगान देना पड़ता था। यदि आप लगान नहीं देंगे तो आपका जो जमीन है उसको क्या कर लिया जाता, ब्रिटिश के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं धार्मिक कारण, धार्मिक और सामाजिक। तो धार्मिक और सामाजिक में एक ये था कि रंगों के आधार पे भेद था। रंगों के आधार पे भेद का तात्पर्य क्या है, जो एशियन लोग जो होते हैं, जो एशिया के वासी होते हैं, तो उनका जो रंग होता है शरीर का, वो क्या होता है, वो बलुआ पत्थर की तरह लाल टाइप का होता है। ठीक। और जो ब्रिटिश होते हैं उनका रंग श्वेत था, वो गोरे थे। तो नस्ल के भी आधार पे भेद किया जाता था। और उनका घर जो होता था वहां पे साफ साफ लिखा रहता था कि जो भारतीय हैं और कुत्ता जो है, उन दोनों को क्या है, ब्रिटिश के घरों में या फिर उनके दफ्तरों में आने का परमिशन बिल्कुल नहीं है। तो जो इस प्रकार का जो चीजें हो रहा था, तो ये क्या हो रहा था, धीरे धीरे समस्या को और भी क्या कर रहा था, उत्पन्न कर रहा था। साथ ही जो ईसाई मिशनरी आए, तो उनका ये मानना था कि यदि वो ईसाई को भारतीय मानने लगेंगे तो क्या होगा, उनका विचार भी ईसाई की तरह हो जाएगा, तो वहां पे प्रशासन का व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक कार्य करना और भी आसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जा रहा था, धर्म परिवर्तन करवाया जाता। तो इससे जो भारत के जो मूल थे, जैसे कि
धर्म में आपको बौद्ध धर्म को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले और अन्य धर्म के जो लोग थे, तो वो इस चीज से क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो रहे थे। और धीरे धीरे उनके अंदर क्या हो रहा था, ज्वाला धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा था। ठीक, साथ में भारतीय सेना थे, तो उनके साथ क्या किया जा रहा था कि उनको छोटे छोटे पद पे उनको क्या किया जाता, नियुक्त किया जाता था, और साथ ही उनको वेतन भी बहुत कम दिया जाता था। तो इस वजह से कई बार ऐसा समस्या होता था कि उनको अपना घर चलाना भी मुश्किल हो जाता था। ठीक, नेक्स्ट आते भारतीय सेना को युद्ध में हमेशा क्या किया जाता था, आगे रखा जाता था और उनको हमेशा पुराना हथियार दिया जाता था। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय सेना को विदेश यानी कि ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश का एक ये कहावत था कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्य का क्या होता था, अस्त नहीं होता था। और ये कहने का तात्पर्य क्यों था कि जब आप वर्ल्ड के मैप को देखिएगा, विश्व के मानचित्र को देखिएगा, तो चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो या फिर यूरोप वाले क्षेत्र हो, तो हर क्षेत्र में उनका कहीं ना कहीं उपनिवेश था। ठीक है, उपनिवेश का तात्पर्य ये हो गया कि कोई भी आपका वो क्षेत्र हो जहां से आप क्या कीजिए, सिर्फ आप आर्थिक रूप से उसका क्या कीजिए, शोषण कीजिए। ठीक, तो उपनिवेश होता था, तो उनका क्षेत्र में कभी क्या होता था, सूर्य अस्त नहीं होता था। तो जब भी भारतीय सेना को आवश्यकता पड़ता था, ब्रिटिश को ये पड़ता था कि कहीं और युद्ध करना है, तो भारतीय सेना को समुद्र पार करके अन्य क्षेत्र में जाना पड़ता था। और भारतीय का ये मानना था कि यदि वो समुद्र को लांघ के जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और जिस भी व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उनको क्या किया जाता था, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो कभी भविष्य में किसी भी प्रकार का उनको सहायता चाहिए तो सोसाइटी उसके साथ क्या करती थी, कभी स्टैंड नहीं करती थी। ठीक, तत्काल कारण क्या हुआ, तत्काल कारण आपको जैसे कि बताया कि 1856 में क्या हुआ कि ब्राउन बेस राइफल की जगह क्या किया गया, इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, जिसमें कारतूस था, जैसे गन होता है ना, बंदूक, तो उसमें बुलेट डाला जाता है, गोली। तो गोली को आपको उसके अंदर डालने से पहले क्या करना पड़ता था, मुंह से, दांत से उसको छीलना पड़ता था। उसके ऊपर ऊपर कवर लगा हुआ था, और अफवाह ये फैला हुआ था कि उसमें गाय और सुअर का चर्बी लगा हुआ था। तो इस वजह से क्या हुआ, जो आप अभी वर्तमान में जैसे जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो वो गाय को क्या करते हैं, पूजते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जब आर्यंस का जो भारत में आगमन हुआ, हम एंशियंट हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा है कि जैसे कि क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त हुआ, तो आर्यंस आए मध्य एशिया से। तो वो जो थे, तो वो गाय को बहुत ज्यादा पूजते थे। और वर्तमान में यदि आप प्रासंगिकता मानिएगा तो गाय को पूजने का सबसे बड़ा कारण ये था कि गाय दुधारू पशु है, और दूध में आपको बहुत ज्यादा ही प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, तो उस वक्त तो लोग इतना नहीं समझते थे, मगर ये जरूर जानते थे कि गाय का जो दूध होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो गाय का मांस कभी नहीं खाते हैं, और जो मुस्लिम होते हैं तो उसमें पवित्रता को क्या किया जाता है, ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। तो इस वजह से वो सुअर से दूरियां बना के रखते हैं। ठीक, और जब इन दोनों धर्म के मानने वाले व्यक्ति को यदि गाय या सुअर के चर्बी को क्या किया जाए, उनके मुंह में लगाया जाए, या उसको उसके शरीर में भोजन के रूप में यदि चला जाए, तो ये माना जाता है कि उनका धर्म क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया। जब इस बात का जब पता चलता है मंगल पांडे के बारे में, जैसे कि आपको हम शुरू में बताएं कि एक जो दलित व्यक्ति थे, यानी कि निम्न वर्ग के लोग थे। क्योंकि पहले क्या होता था कि वर्तमान के भी सामाजिक व्यवस्था में आप देखिएगा तो क्या होता है कि जाति के आधार पे समाज आज भी विभाजित है। क्योंकि ये ब्राह्मणवादी विचारधारा जो है, तो ब्राह्मणवादी विचारधारा में कुरीतियां कब आने लगी, जब वैदिक काल आपको समाप्त होता है और उत्तर वैदिक काल आता है, तो उस वक्त क्या हो गया, कर्म कांड ज्यादा ही तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, तो उस कारण से समाज में विभाजन हो गया जाति के आधार पे। ठीक, तो ये सारा कारण होने के वजह से क्या हो गया कि जो सेना, भारतीय सेना थे, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, उग्र हो गए। और जो मंगल पांडे थे उन्होंने क्या किया, दो अंग्रेज जो पदाधिकारी थे उनको क्या क्या कर दिया, गोली मार दिया। एक का नाम था विल्सन और दूसरा का नाम था बोग। ठीक है, और 8 अप्रैल 1857 को क्या किया जाता है, जो मंगल पांडे होते हैं सेना, तो उनको क्या कर दिया था, सरेआम फांसी दे दिया था। फांसी सरेआम क्यों दिया जाता है, ताकि भारतीय लोग जो उनके मन में दहशत हो और दोबारा वो कभी डेयर नहीं करे कि ब्रिटिश सरकार को क्या करे, वो कभी चैलेंज करे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विद्रोह की शुरुआत। तो विद्रोह की शुरुआत की बात कीजिएगा, फिर फैलना चालू हुआ 10 मई 1857 को मेरठ में आपको ये शुरू होता है। और 19वीं और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक, देखिए आपके एग्जाम में चाहे बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो या बीपीएससी का हो, तो उसमें आपको
बीपीएससी में तो आपको चलिए जो मेंस वाला सेक्शन है वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर जो बिहार पुलिस का है या फिर बिहार एसआई का, बिहार दरोगा का है, तो उसमें आपको क्या होता है, सिंपली चाहे प्री हो या मेंस हो, उसमें वन लाइनर सवाल पूछा जाता है। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, ठीक है, तो उससे आपको सवाल, और खास करके 1857 के क्रांति से पूछने के पीछे कारण ये भी है कि यदि आपको उदाहरण के रूप में दे तो वर्तमान में जो चाहे वो टाटा हो या फिर महात्मा गांधी हो, तो टाटा को टाटा बनाने वाला भी बिहार है और गांधी को गांधी बनाने वाला भी बिहार है। क्योंकि यदि गांधी जी बिहार नहीं आते तो वो गांधी आज जो वर्तमान में क्या हो गए हैं, अजर अमर हो गए हमेशा के लिए, वो कभी क्या होते हैं, अजर अमर नहीं होते। ठीक, तो इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, कुछ कुछ क्षेत्र है जो आप याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि किस क्षेत्र में किनके द्वारा क्या किया गया, नेतृत्व किया गया है। ठीक है, तो हम एक एक का नाम आपको बताते हैं, आप क्या कीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्षेत्र है आपको दिल्ली। दिल्ली से बोलिएगा तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, उनके जो द्वारा क्या किया गया, इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया। कानपुर की बात कीजिएगा तो कानपुर से आपको कौन थे, कानपुर से आपको नाना साहब थे। और लखनऊ से बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के बारे में ये बोला जाता है कि बेगम हजरत महल जो थी उनके पास बहुत ज्यादा ही धन था, धन संपदा था। ठीक, तो ब्रिटिश जो थे उनको क्या करते थे, डरा धमका के उनसे क्या करते थे, पैसे वसूलते थे। ऐसा कई राइटर जो हुए, जो लेखक हुए, इतिहासकार हुए, उनके द्वारा ये क्या किया गया, ब्रिटिश पे ये आरोप लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं झांसी। तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि झांसी के जो लक्ष्मीबाई थी तो उनको, उनके साथ क्या किया, जो उनका क्षेत्र था तो उनका साम्राज्य क्या कर लिया गया, ब्रिटिश के द्वारा हड़प लिया गया। ठीक, तो ये सारा चीज जो था ना, तो धीरे धीरे जितना भी आपको नवाब थे या फिर रानियां थी या फिर बेगम थी, वो सारे क्या हो गए, इस युद्ध में शामिल हो गए। क्योंकि देखिए, यदि आप वास्तव में यदि चेक कीजिएगा तो जो 1857 का क्रांति था उसका मोटिव बिल्कुल नहीं था भारत को आजाद करवाना। ठीक, हर कोई, एवरीवन इज फाइटिंग फॉर सेल्फ, समझ गए, हर व्यक्ति क्या कर रहे थे, हर व्यक्ति स्वयं के लिए लड़ रहे थे। क्योंकि हर किसी का इसमें अपना इंटरेस्ट था, हर किसी को क्या चाहिए था, किसी को अपना खोया हुआ जमींदारी वापस चाहिए था, तो किसी को खोया हुआ अपना साम्राज्य वापस चाहिए था। ठीक, यदि प्रॉपर आप कहिएगा कि ये प्री प्लान कोई योजना थी तो ये प्री प्लान योजना बिल्कुल नहीं थी। ठीक, ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें क्या था कि कोई नेतृत्व करता नहीं था, जिनके पास क्या हो कि अल्टीमेटम गोल हो, जो ये डिसाइड कर सके कि हमें इस कदम के बाद दूसरा कदम क्या लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्वालियर की। तो ग्वालियर में आपको तात्या टोपे थे। उसके बाद इलाहाबाद की बात कीजिएगा तो इलाहाबाद में लियाकत अली थे। आरा का बात कीजिएगा, आरा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये बिहार से संबंधित है। और बिहार से संबंधित जैसे आपको दानापुर हो गया, दानापुर कैंट, ठीक है, या फिर जगदीशपुर हो गया, पटना का साइंस कॉलेज, और आपको बांकीपुर, तो ये सारा जो स्थान है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जब जो 1857 की क्रांति हुई और भारत के स्वतंत्रता की बात कीजिएगा तो उसमें इस बिहार का भी अपना बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फैजाबाद। तो फैजाबाद से आपको जो व्यक्ति थे शामिल, उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, पटना के एक पीर अली थे। पीर अली के बारे में ये बोला जाता है कि एक पुस्तक विक्रेता थे और इनके द्वारा क्या किया जा रहा था कि ब्रिटिश के बारे में जो भी जानकारियां थी उसको लीक किया जा रहा था। ठीक, जब ब्रिटिश को इस बात की जानकारियां मिली तो उनके साथ क्या किया गया, बहुत ज्यादा ही दुर्व्यवहार किया गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बरेली। बरेली में खान बहादुर खान थे नेतृत्वकर्ता। और उड़ीसा की बात कीजिएगा तो उड़ीसा से सुरेंद्र शाही उज्जवल शाही थे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये सारा विद्रोह हो रहा होता है तो ब्रिटिश के साथ सामने एक बहुत बड़ा समस्या उभर के ये आता है कि वो इस विद्रोह को किस प्रकार कुचले। क्योंकि ब्रिटिश का ये कहना था कि हम भारत को तलवार के बल पे जीते हैं। ठीक, और भारत को तलवार के बल पे ही क्या करेंगे, यहाँ पे शासन करेंगे। यदि जिस दिन मेरा क्या हो जाएगा, मेरा तलवार यदि कमजोर पड़ जाएगा, इसका धार जो है कमजोर पड़ जाएगा, उस दिन भारत क्या हो जाएगा, मेरे हाथ से छूट जाएगा। और इतना बड़ा उपनिवेशिक क्षेत्र को ब्रिटिश किसी भी कीमत पे क्या होना चाहते थे कि अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इसके लिए ब्रिटिश के द्वारा जो संभव हो पाया, जो उचित हो, अनुचित हो, ठीक है, उनको जो सही लगा वो हर वो उपाय
क्या किए, अपनाए, जिससे कि उनका सत्ता क्या रहे, भारत में कायम रहे। ठीक है, तो दिल्ली वाला जो क्षेत्र था, तो दिल्ली वाले क्षेत्र में जॉन निकोलस थे, उनके द्वारा विद्रोह को क्या किया गया, निर्ममता पूर्वक, ठीक है, निरंकुश रूप से बर्बरता पूर्वक क्या कर दिया गया, दबाया गया। जो लोग भी सर उठाने की कोशिश किए उनके सर को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लखनऊ। तो लखनऊ से थे हेनरी लॉरेंस, उन्होंने भी अपने पूरे ताकत और क्षमता के साथ क्या किए, जो भी विद्रोही थे उनको शांत किए और उस क्षेत्र को फिर वापस ब्रिटिश के कब्जा में वापस ले लिए। ठीक है, झांसी की बात कीजिए तो झांसी में ह्यूमरोज के द्वारा क्या किया गया, विद्रोह को दबाया गया। कानपुर में कॉलिन कैंपबेल के द्वारा, बरेली में कॉलिन कैंपबेल के द्वारा, और बिहार हम बार बार बोल रहे हैं कि बिहार का एग्जाम जो भी होगा तो उसमें बिहार से संबंधित जो भी फैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। तो बिहार से थे, बिहार वाले क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ तो उसको दबाने की कोशिश किनके द्वारा किया गया, तो विलियम टेलर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद हाल फिलहाल में आपको चर्चा में भी था, क्योंकि इलाहाबाद में क्या हुआ है, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का बहुत बड़ा मानव का एक जगह क्या हुआ, एक जगह मानव क्या हुए हैं, आए हैं। और वो क्यों आए हैं, क्योंकि आपको कुंभ का मेला का क्या हुआ था, आयोजन किया गया था। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समय मिले तो कुंभ के मेला के बारे में जरूर पढ़िएगा। ये इसलिए नहीं कि ये सिर्फ धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ, इसलिए क्योंकि वहां पे विश्व के सबसे ज्यादा क्या हुए लोगों एक साथ आए। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है लगभग 40 करोड़ के आसपास लोग वहां पे क्या किए हैं, गंगा में स्नान किए हैं। ठीक है, और उसका ऐतिहासिक कारण भी है कि 144 वर्षों के बाद हुआ। तो इस क्या कीजिएगा, जब भी कुछ इस प्रकार का फैक्ट आएगा तो उसको क्या कीजिएगा, आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 1857 की क्रांति की असफलता। देखिए शुरू में ही हम आपको बोले हुए थे कि 1857 की क्रांति को चाहे इतिहासकारों के द्वारा कितना भी क्या किया जाए, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया जाए कि ये भारत का स्वतंत्रता का क्या था, प्रथम आगाज था, युद्ध था, तो ये बिल्कुल नहीं था। क्योंकि आप जब इसमें देखिएगा तो समाज के जो अन्य व्यक्ति थे, जो पिछड़े थे, जो कमजोर थे, जो सैनिक थे, या फिर जो मजदूर वर्ग के थे, व्यापारी वर्ग थे, तो ये लोग क्या किए, 1857 के क्रांति में इनके द्वारा सहभागिता बिल्कुल नहीं दी गई और ना ही इनके द्वारा क्या किया गया, समर्थन दिया गया। क्यों, क्योंकि जितना भी व्यक्ति थे वो फाइट कर रहे थे, वो खुद के स्वार्थ के लिए युद्ध कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि जो भी राजा महाराजा थे वो युद्ध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका क्या कर लिया गया था, ब्रिटिश के द्वारा उनका क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया था। तो वो ये देख रहे थे कि अभी मौका है, ठीक है, कि इसमें शामिल हो जाते हैं और अपने क्षेत्र को, खोए हुए प्रतिष्ठा को क्या करते हैं, वापस पा लेते हैं। जो कि कुछ कुछ लोगों करने में क्या हुए, संभव उनको सफलता भी मिली, मगर ब्रिटिश का जो एक बॉटम लाइन टैग था, यानी कि उनका जो डायलॉग था कि हम भारत को तलवार के बल पे जीते हैं और भारत को तलवार के बल पे ही शासन करेंगे। और दूसरा ये कि ब्रिटिश के साम्राज्य में क्या होता है, कभी भी सूर्य का क्या होता है, सूर्योदय नहीं होता है, यानी कि सन नेवर सेट्स, ठीक है, इन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो कमजोर संगठन था पहला बात। दूसरा ये था कि किसी एक उद्देश्य से लड़ा नहीं जा रहा था। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि जब हम इस क्षेत्र को जीत लिए, बिहार वाले क्षेत्र को जीत लिए, तो इस क्षेत्र का प्रशासन किसके हाथ में देंगे, इस क्षेत्र का जो राजनीतिक व्यवस्था होगा या फिर यहाँ की जो आर्थिक क्रियाकलाप होगा वो किसके द्वारा जगह, ये बिल्कुल नहीं था। बस एक हुड़दंग कह दीजिए या फिर एक भीड़ जो होता है, जैसे भेड़ होता है, भीड़, वो फिर सिर्फ चलना जान रहा था कि उन्हें मालूम नहीं था कि हमें ठहरना कहाँ, बस वो चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट था कि विद्रोह कुछ ही क्षेत्रों में हुआ और सैनिक और जमींदारों के बीच में क्या था, सामंजस्य नहीं था। सामंजस्य क्यों नहीं था, सामंजस्य तभी होता जब ये क्या होता, प्री प्लान योजना होता कि हमें पता होता कि इस स्टेप के बाद दूसरा स्टेप यानी कि नेक्स्ट कदम हम लोग का क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सामाजिक धार्मिक और सुधार आंदोलन। देखिए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट था, ठीक है, तो 1857 से जुड़ा हुआ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उस सारे को मैंने क्या किया, इसमें कवर कर दिए हैं। और खास करके बिहार की जब बात कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, आपको बिहार स्पेशल 3 वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। एक एंशिएंट हिस्ट्री पे, एक मॉडर्न हिस्ट्री पे, मॉडर्न मिडिएवल हिस्ट्री इसलिए नहीं
कि जो मध्यकाल का भारत का इतिहास जो है बिहार का, वो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है, बहुत छोटा समय काल का है, ठीक। तो उसको हम क्या करेंगे कि आधुनिक भारत के साथ इंक्लूड करवा देंगे, और एक वीडियो हम आपको देंगे भारत के बिहार के ज्योग्राफी पे, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी वाला सेक्शन डोमिनेट करता रहता है। जैसे कि नागी और नकटी करके एक झील है, तो वो क्या रहा है कि चर्चा में रहा, वेटलैंड के कारण से, आर्द्र भूमि के वजह से क्या रहा, वो चर्चा में रहा। तो जो भी इस प्रकार का चीज होगा, नहरें होगा, झील होगा, और जो भी चर्चा में होगा, जैसे कि आपको क्या हुआ कि घड़ियाल संरक्षण केंद्र गंडक नदी के आसपास बनाया गया, तो इस प्रकार का जो भी चीज होगा, जैसे मखाना बोर्ड पे अभी चर्चा चल रहा है, और मकई का जो क्या है अनुसंधान, रिसर्च एंड एनालिसिस करके एक बेगूसराय में कोई क्या था, सेंटर था, उसको क्या किया जा रहा है कि मूव किया जा रहा है कहीं और, दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। जो इस प्रकार का चीज होगा, हम उसको क्या करेंगे, आपको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में कवर करवा देंगे, ठीक। तो वहां से आप कर लीजिएगा। और करंट अफेयर जहां तक होगा, तो करंट अफेयर मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, बिहार कंपटीशन से जुड़ जाइएगा, आपका हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आपको एक व्यक्ति का नाम बिल्कुल याद रखना है कि जब भी फेमिनिस्ट का बात आएगा, जब भी महिला सशक्तिकरण का बात आएगा, खास करके भारतवर्ष में, तो एक व्यक्ति है जो इस फील्ड में क्या करते हैं, लीड करते हैं, डोमिनेट करते हैं, वो सबसे सर्वोपरि रहते हैं, उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, और वो कौन है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया गया, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में, और इनके द्वारा ही 1815 में क्या किया गया, आत्मीय सभा का स्थापना किया गया, ठीक है। इनके द्वारा कुछ पुस्तक भी जारी किया गया, जैसे कि संवाद कुमोदी, ये बंगाली भाषा में था, और नेक्स्ट है मिरात उल अखबार, अखबार ये किस भाषा में था, ये फारसी में था, ठीक है। एक बुक और था, इस बुक पे बहुत ज्यादा ब्रिटिश क्या हुआ, क्रोधित भी हुए। क्रोधित होने का तात्पर्य था, देखिए, आप किसी व्यक्ति को यदि चाहते हैं कि वो जीवन में विकास नहीं करे, तो आपको कुछ नहीं करना, ना तो उसको मारना है, ना पीटना है, ना ही प्रताड़ित करना, ठीक। आप उसके साथ सिर्फ एक काम कीजिए कि वो आप उसको मेंटली कमजोर कर दीजिए। मेंटली कमजोर कब कीजिएगा, मेंटली कमजोर आप तभी कर पाइएगा, आप उसको बार बार इस बात का एहसास दिलवाते रहिए कि आप जो ये काम कर रहे हैं, ये आपसे नहीं होने वाला है, या फिर आप जिस समुदाय से आते हैं, जिस जात से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, तो इस धर्म के लोग को ये काम, उस धर्म के लोग क्या कर सकते हैं, ये काम को कर ही नहीं सकते। आप इसको एक बार, दो बार, हजार बार जब इस बात को आप उस व्यक्ति को बोलिएगा, तो ट्रस्ट कीजिए, वो आदमी मेंटली क्या हो जाएगा, वो मेंटली डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो दोबारा डेयर भी नहीं करेगा उस काम को करने का। तो ब्रिटिश का यही था कि इंसान को क्या करो, जो भारतीय थे उसको मेंटली इतना ज्यादा कमजोर कर देना, मानसिक रूप से इतना ज्यादा कमजोर कर देना कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि वो गुलाम का काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ठीक है। मिरातुल अखबार, उसके बाद है पुस्तक द परसेट ऑफ जीसस गिफ्ट टू द मोनोथिसिज्म। तो इसमें क्या हुआ कि भारत के जो ये राजा राम मोहन राय थे, तो उनके द्वारा ये बोला जा रहा था कि भारत के पास अध्यात्म का ज्ञान देने का एक जरिया है, जो ये विश्व को क्या होगा, विश्व के कल्याण में लाभदायक होगा। मगर ब्रिटिश का ये कहना था कि तुम्हारा डेयर कैसे हुआ कि तुम क्रिश्चियन के साथ क्या किए, हिंदू धर्म का तुम कंपेयर कर दिए, ठीक। और इस बात पे लेके क्या हुआ, राजा राम मोहन राय को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाया भी गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजा राम मोहन राय के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया, क्योंकि अभी वर्तमान की भी बात करें तो वर्तमान में भी देख लीजिए, चाहे कोई भी स्त्री हो, चाहे किसी की भी घर की हो, मेरी हो, आपकी हो, चाहे कहीं की भी हो, तो स्त्रियों पे आज भी बहुत सारा पाबंदी लगा हुआ। उसके बारे में बहुत सारा फैक्टर ये है कि कई बार उसके ऑनर के वजह से क्या किया जाता, ऑनर की किलिंग कर दिया था। मतलब क्या हुआ कि सम्मान के वजह से क्या होता, उस व्यक्ति का क्या कर दिया जाता, उस व्यक्ति का हत्या कर दिया था। जब आप पास्ट में जाइएगा, जब प्राचीन काल में जाइएगा, तो प्राचीन काल में आप ये पाइएगा कि जब वैदिक काल चल रहा था, वैदिक काल, तो वैदिक काल में तो स्त्रियों को क्या किया जाता था, अधिकार दिया जा रहा था, ठीक है। मगर जब उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल में क्या किया जाता, जो स्त्री होती है तो उनको मदिरा और जुआ के साथ क्या किया था, उनका तुलना किया था। मदिरा यानी कि वर्तमान में आप जो लीगर या फिर शराब शब्द सुनते होंगे, उनसे उनका तुलना किया था। दूसरा हो जाता है जुआ यानी कि गैम्बलिंग अंग्रेजी में, ठीक है। तो उनको क्या किया था, उसके साथ कंपेयर किया, यानी कि सीधा सीधा ये कहा जाता कि जो महिला होती है वो क्या होती है कि बुराइयों का क्या होती है, मतलब एक रास्ता होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे
समाज में कुरीतियां आने लगी और महिलाओं का जो जो सम्मान समाज में होना चाहिए था, जो स्थान होना चाहिए था, तो वो उनको क्या हो गया, नहीं मिलने लगा। फिर साथ में आपको जब ब्राह्मणवादी विचारधारा फैलता है, ठीक है, वो ज्यादा प्रबल होता है, तो एक दो आपको धर्म का उदय भी होता है, जैसे बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का। बुद्ध धर्म के द्वारा प्रहार भी किया था, उनके द्वारा महिलाओं को खुले बाहों से स्वागत भी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि भिक्षुनी भी बनती है। मगर समस्या ये आता है कि आ, हमेशा ये माना जाता है कि स्त्रियां जो होती है वो क्या होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होती है। इस वजह से क्या किया जाता, उनको जो समाज में जो उनको स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान क्या किया गया, उनको नहीं दिया गया। और धीरे धीरे क्या होने लगा, ये प्रैक्टिस धीरे धीरे समाज में और भी क्या हो गया, प्रगाढ़ हो गया, ठीक। और जब भी आप किसी के परंपरागत जो रीतियां रिवाज आ रही है उस पर आप कभी भी प्रहार कीजिएगा तो वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाएंगे। आप महाभारत यदि देखे होंगे, ठीक है, तो महाभारत में आप देखते हैं कि जो वो द्रौपदी होती है, तो द्रौपदी का चीरहरण का कारण सिर्फ इतना नहीं होता है कि द्रौपदी को क्या किया जाता है कि जुआ में जीत लिया था। द्रौपदी का चीरहरण इसलिए किया था ताकि द्रौपदी को इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि वो स्त्री है और वो कमजोर है, ठीक है, उसके साथ जो चाहे व्यक्ति उसके साथ क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। और इस कारण से आप देखते भी हैं उतना बड़ा क्या होता है, महायुद्ध होता है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया गया, जो सती प्रथा था, तो सती प्रथा का क्या किया गया, उन्मूलन करवाया गया। सती प्रथा का मतलब पूछिएगा तो सती प्रथा का तात्पर्य ये था कि यदि कोई स्त्री शादीशुदा है, उसके पति का मृत्यु हो जाता, तो स्त्री का ये दायित्व बनता था कि वो क्या करे, अपने पति के साथ चिता पे जिंदा उसको क्या कर दिया जाए, उसको जला दिया जाए, ठीक। तो इन कुरीतियों के साथ जब इन कुरीतियों से जब फाइट करने के लिए राजा राम मोहन राय निकलते हैं, तो समाज के जो भी धर्म के ठेकेदार होते हैं क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं। मगर राजा राम मोहन राय का प्रबल शक्ति इच्छा था, ठीक है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, विलियम बेंटिंग से मिलते हैं और सती प्रथा का क्या करते हैं, उन्मूलन करवा देते हैं, ठीक। तो ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था। देखिए, इसको रोकथाम करने का आपको पुर्तगाली के द्वारा भी कोशिश किया गया, मगर पुर्तगालियों का जो इरादा था वो खराब था। खराब क्यों था, पुर्तगालियों का ये मानना था कि यदि हम भारतीय स्त्री के साथ विवाह करेंगे तो हमारा क्या होगा, उनके साथ संतान का प्राप्ति होगा, तो इससे क्या होगा कि समाज में हम उसके साथ क्या हो जाएंगे, आसानी से घुल मिल जाएंगे, ठीक। तो उनका ये मेन मूल कारण था, उनका ये बिल्कुल मोटो नहीं था कि वो क्या चाह रहे थे कि सती प्रथा बैन हो। अकबर के द्वारा भी कोशिश किया गया था, मगर क्या हो पाया कि लागू नहीं हो पाया। जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के किसी भी धर्म के कुरीतियों को तोड़ने की कोशिश किए हैं, तो समाज के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, उनको बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए राजा राम मोहन राय बहुत ज्यादा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में ये भी कहा जाता है वो बहुत ही बड़े क्या थे, समाज सुधारक नेता थे, ठीक। और आधुनिक भारत का उनको क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है और राष्ट्र का पैगंबर कहा जाता है, ठीक। उनके द्वारा वेदांता कॉलेज और एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की गई और उनको राजा की उपाधि दी गई। राजा की उपाधि के बारे में ये कहा जाता है, जो मुगल शासक थे तो अकबर द्वितीय, तो अकबर द्वितीय को क्या हुआ कि उनका पेंशन बहुत ज्यादा कम मिलता था ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश क्या किए, जो भी इन टाइटल जो था, जैसे कि भारतीय संविधान में पार्ट 3 जब आप पढ़ोगे, ठीक है, मौलिक अधिकार, तो उसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18, तो उसमें ये बोला गया है कि जो भी व्यक्ति जैसे अपने नाम में पहले राजा राजा लगाते थे, क्या, महाधीराज, राजाओं का राज पधार रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार का जो भी टाइटल था, तो ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया, उसका उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है, उसको एबोलिश कर दिया गया। तो जो मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय, उनको कुछ पेंशन दिया था, तो वो अपना पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय से क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं और उनको उपाधि देते हैं राजा का। और जब राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जाते हैं तो वहां पे ब्रिस्टल शहर में क्या होता है, ज्वर के कारण, मेनिंजेस्टाइटिस के कारण क्या होता है, उनका मृत्यु हो जाता है। और 1833 में इस प्रकार एक महान व्यक्ति का क्या होता है, सफर जो होता है ठहर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना आपको 1875 ईस्वी में किया गया था और यह स्थान कहाँ था, बम्बई। इसके संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में आपको एक चीज और बता दें कि इनका नाम बचपन का क्या था, मूल शंकर तिवारी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे विरजानंद। देखो
जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, हम सारा को कोशिश किए हैं कि इस नोट्स में इंक्लूड करवा लें, ताकि आपको क्या हो, किसी भी बुक्स का, किसी भी नोट्स का एक्स्ट्रा पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, आप एक बार इस वीडियो को देख लेना और हम पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नोट्स बना लेना और ट्रस्ट करो, कोई भी एग्जाम आएगा तो इससे आउट ऑफ द बॉक्स आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा। ठीक है, और यदि पूछेगा तो कोई एलियन सवाल ही होगा जिसका मैं नहीं, बिल्कुल कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि इनके द्वारा पुस्तक लाया गया, तो पुस्तक का क्या नाम था, सत्य प्रकाश। ठीक है, तो ये किस भाषा में था, हिंदी में। पुस्तक हम जब करंट अफेयर पढ़ा रहे थे मार्च पार्ट 2 2025 का, तो उसमें भी हम जब पुस्तक का जिक्र आया था हम बोले हुए थे कि जो भी इतिहास का हो, बायोलॉजी का हो, ज्योग्राफी का हो या फिर साइंस का जो पुस्तक होता है उसका आप नाम याद रखिएगा। और खास करके क्या कहता है, जो विश्व इतिहास का उसका पुस्तक, क्योंकि क्या होता है आजकल बिहार में जो एग्जाम हो रहा है उसमें एक नया ट्रेंड आ गया है कि वो पुस्तक पुराना पूछते हैं और वो पुस्तक पूछते हैं जो पुस्तक को आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप उसको देखते नहीं हैं, आप उसको ज्यादा क्या करते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी पुस्तक हो या फिर पत्रिका हो तो आप उसको क्या कीजिएगा, आप उसको अपने नोट्स में जरूर शामिल कीजिएगा। भारत के मार्टिन लूथर इनको कहा जाता है, किनको कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को। और ये भी बहुत क्या थे, ये समाज सुधारक थे। इनके द्वारा आर्य समाज का दूसरा मुख्यालय लाहौर में स्थापना किया था। लाहौर कहाँ है, वर्तमान का जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में एक शहर है लाहौर, तो वहीं पे किए थे। क्योंकि भारत जब 1947 में विभाजित हुआ तो उससे पूर्व क्या था, जो वर्तमान का पाकिस्तान है और बांग्लादेश है वो भी हमारे ही अंग थे। ठीक है, 1947 में क्योंकि क्या हुआ, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे तो उनके द्वारा ये बोला गया कि जो इस्लाम के मानने वाले व्यक्ति हैं वो हिंदू के साथ क्या हो सकते हैं, सरवाइव नहीं कर सकते हैं, साथ में ये दोनों नहीं रह सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा था कि मुझे एक अलग राष्ट्र चाहिए जहां पे क्या हो कि इस्लाम के मानने वाले व्यक्ति हो, उनका क्या हो सके, उनका चौमुखी क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और साथ ही सती प्रथा एवं बाल विवाह का भी विरोध करते थे। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइएगा भारत में, तो आज भी क्या होता है, बाल विवाह होता है, यानी कि अंडर एज यानी कि जो 18 से कम की महिला होती है, बच्चियां होती है, उनका क्या होता है, विवाह कर दिया था। और विवाह करवाने के पीछे 2-3 कारण दिया जाता है। पहला तो वही ऑनर का, यानी कि सम्मान का, कि किसी कोई ऐसे गलत रास्ते पे नहीं चली जाए जिस वजह से क्या हो, उनके परिवार का आन बान शान को क्या हो, ठोस पहुंचे। तो इस वजह से दूसरा हमारे यहाँ शिक्षा का जो पेनिट्रेशन है, यानी कि शिक्षा का जो स्तर है वो आज भी महिला को जिस स्तर तक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। क्यों, मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि आज भी आप देखोगे तो घर में चाहे भोजन करने से लेके हो जाए या चाहे वस्त्र पहनने का, तो स्त्रियां जब भी वस्त्र पहनती है तो उनके वस्त्र को भी क्या किया गया, डिवाइड करवा दिया गया। ये कह दिया गया कि ये वस्त्र जो है ये स्पेशली स्त्री के लिए बना गया है, ये खिलौना जो है ये स्पेशली स्त्री के लिए बना गया। और ये कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको हम शुरू में क्या बोले, ब्रिटिश के बारे में जब 1857 की क्रांति पढ़ा रहे थे कि किसी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि कमजोर बना दे, पंगु बना दे, तो आप उसको क्या कीजिए, आप उसको मेंटली कमजोर कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्य समाज की शुद्धि आंदोलन भी इनके द्वारा क्या किया गया था, चलाया गया था। ठीक, एक देखिए कुछ कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बारे में पूछा जाता रहता था, तो इसीलिए हम उसको क्या किए, अपने नोट्स में शामिल कर लिए। जैसे स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा जाता है, इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया हुआ था। ठीक है, 1897 में। वो स्थान क्या था, बेल्लूर बंगाल में। ठीक है, इनके बचपन का यदि नाम आपसे पूछ लिया जाए तो बचपन का नाम क्या बताएंगे, नरेंद्र नाथ। ठीक है, और एक बात साथ में और भी कह दे रहे हैं, बिहार कंपटीशन का एक ही लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे जिस भी राज्य का रहने वाला हो, उनके जीवन में क्या होगा कि पैसा कभी उनके जीवन में बाधा नहीं बनने वाला। जो समस्या को हम झेले, हम कभी नहीं चाहते हैं कि अन्य विद्यार्थी इस समस्या को झेले कि कभी उसके पास पैसा न हो, जिस वजह से वो कोर्स नहीं ले पाए, उनके पास बुक ना हो या फिर उनके पास क्या हो, कम समय हो, वो तैयारी न कर पाए। चाहे जो भी एग्जाम होगा, ठीक, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं और जो भी एग्जाम होगा उसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे और अन्यों से
बेहतर करवाएंगे और इस प्रकार कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। बस आपका ये दायित्व होगा कि जो हम आपको बताते हैं आप उसको क्या कीजिए, पालन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उनका उनका उद्देश्य का बात कीजिएगा तो उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था मानव की सेवा। स्वामी विवेकानंद थे, उनका ये मानना था कि यदि हम ईश्वर का पूजा करते हैं और वो ईश्वर आके हमारा पेट नहीं भरते हैं तो ऐसे ईश्वर का पूजा करने का क्या फायदा है? जो कि क्या है, हमारे खाना बनाने का क्या होता है, बर्तन में ही क्या हो गए हैं, वो सीमित हो गए। ठीक, तो ईश्वर वो उनको मानते थे जो क्या हो, मानव का सेवा करे। तो ऐसे व्यक्ति को वो क्या करते थे, स्वामी विवेकानंद जी ज्यादा महत्व देते थे। और एक बात कहना भी है, अभी का जो समय काल चल रहा है ये कर्मवीर का भूमि है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कर्मवीर जो होगा वही विजेता घोषित होगा, क्योंकि जो कर्म करेगा वही फल की इच्छा रखे। ठीक, 1893 की बात कीजिएगा तो शिकागो जो कि इंग्लैंड यूएसए में है, अमेरिका में है, तो वहां पे एक क्या हुआ कि धर्म सम्मेलन हुआ और उन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बहुत ही शानदार वहां पे क्या किया गया, उनके द्वारा भाषण दिया गया और इससे क्या हुए, वहां पे जो भी देखने वाले दर्शक थे वो बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हुए और उनका बहुत ज्यादा ही प्रशंसा की। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो धुआंधार क्या थे, तूफानी क्या थे, तूफानी मतलब आप उसको एक्सप्रेस कह दो। ठीक है, तूफानी एक्सप्रेस थे किस मामले में, सफर करने में। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने योग को सबसे ज्यादा बल दिया और साथ ही इनके द्वारा कुछ पुस्तकों का रचना किया गया। पुस्तक आपसे कई बार पूछा जाता है और बार बार हम इस बात का जोर दे रहे हैं कि पुस्तक आप क्या कीजिएगा, अवश्य रूप से याद कीजिएगा। जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग, जन्म योग, प्रबुद्ध भारत और प्रबोधिनी, तो ये सारे पुस्तक क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखो, एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या फिर आधुनिक भारत हो, दो विषय का हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। यदि आपको पॉलिटी हो, राज्य व्यवस्था हो या फिर इतिहास हो, इसमें आप मेरे से जिस स्तर का पढ़ लीजिए, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, चाहे आप मास्टर कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, ये दोनों सब्जेक्ट मेरा इतना स्ट्रांग है कि हम दावा करते हैं कि 10 में से 10 एग्जाम में भी ला सकते हैं और आपको भी 10 में से 10 क्या था, आपसे भी 10 में 10 सही करवा सकते हैं, क्योंकि इतना इस पे मेरा कमांड है। ठीक है, तो इस दो विषय के लिए आप बिल्कुल चिंता मत होइएगा और इस दो विषय से यदि सवाल लगा तो ट्रस्ट कीजिए, इस दो विषय से आपका एक सवाल हम छूटने नहीं देंगे, ये हम गारंटी आपको देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। तो इसमें क्या है कि स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसका स्थापना जो करने वाली थी उस मैडम का क्या नाम था, एच पी वला वकी। ठीक है, इनके साथ एक व्यक्ति और भी थे, उनका नाम था कर्नल ऑरकॉट। ठीक है, और साथ में आपको ये एचपी का फुल फॉर्म क्या है, मतलब वो आप हैवलेट पेग गार्ड मत समझिएगा, जो एचपी का लैपटॉप आता है वो बिल्कुल नहीं है। इनका नाम है हेलेना वला वात्सकी। ठीक है, आपसे क्या कर लिया जाता है, कई बार नाम भी पूछ लिया जाता, तो नाम को आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। 1882 ईस्वी में क्या हुआ, इसका मुख्यालय आपको खोला गया, कहाँ पे, मद्रास में। ठीक है, अडैयर के आसपास में क्या किया गया, इसका स्थापना किया गया। 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट क्या हुई, इसकी अध्यक्ष बनी। आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 1907 ईस्वी जो है क्यों महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में। आपको थोड़ा हम हिंट दे देते हैं, ये बंगाल से जुड़ा हुआ और बहुत बड़ा क्रांति हुआ था, बहुत बड़ा क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनका उद्देश्य क्या था, भारतीय रीति रिवाज और प्रथाओं का क्या करना है, अध्ययन करना। इनके द्वारा वेद, उपनिषद, दर्शन और अध्ययन का क्या किया जा रहा था, अध्ययन किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सत्य शोधक समाज। इसका स्थापना किया गया था 1873 में। देखिए, जो राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अंबेडकर जी, ये सब ऐसे पर्सनालिटी हैं, मौलाना कलाम, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बाबू, ये सब ऐसे पर्सनालिटी है जिनसे आपको सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, तो इनका जब भी जिक्र आए तो इनको क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा महत्व दीजिएगा अपने नोट्स में, यानी कि इनको आप ज्यादा से ज्यादा बार पढ़िएगा। और पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप याद मत करो, क्योंकि याद कितना फैक्ट करोगे, याद नहीं होगा। आपको सबसे बेहतर तरीका है
कि बार बार सिर्फ रिवीजन। आप रीड करो, आप किसी चीज को 10 बार यदि रीड करो तो ट्रस्ट करो, 11वीं बार यदि कोई आपके सामने उस बात का जिक्र करेगा ना, तो आपके दिमाग में उस चीज का इमेज बनना चालू हो जाएगा और आपका दिमाग ऑटोमेटिक क्लिक करेगा। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। आप फेसबुक या फिर यूट्यूब चलाते होंगे तो कई बार देखते रहते हैं, सवाल पूछा रहता है कि भारत का राजधानी कहाँ है, ठीक है, पटना का राजधानी, बिहार का राजधानी कहाँ है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, आपका हाथ ऑटोमेटिक क्या होता है, उस आंसर को क्लिक कर देता है। आप जानते हैं तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा दिमाग जब भी कोई चीज ऐसा चीज को देखता है जो हमारे दिमाग से, हमारे आंखों से एक बार गुजरा होता है, तो हमारा दिमाग क्या करता है, रिएक्ट करता है, हमें इन्फॉर्म करता है कि ये चीज को हम जानते हैं। कई बार देखते होंगे कि कोई आप पे जब मारने के लिए हाथ उठाता है ऐसे थप्पड़, तो आपका आंख ऑटोमेटिक क्या होता है, बंद हो जाता है, या फिर आपका हाथ डिफेंड करने के लिए क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक, तो हमारा शरीर रिएक्ट करता है, जो हमारे शरीर में नाइट्रोजीनियस है, ठीक है, वो बायोलॉजी का पार्ट है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। हमारा शरीर क्या होता है, जब भी कोई भी ऐसा एक्टिविटी होता है जो हमारे क्या करे, हमें प्रभावित करे, तो हमारा शरीर क्या करता है, रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। ठीक, तो इसलिए हम कहते हैं आप बार बार रिवीजन करना, देखना वो चीज आपसे डेफिनेटली होगा, 100% होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फुल्ले। ज्योतिबा फुल्ले का मेन मोटो ये था, जो निचली जाति के लोग हैं, निचली जाति के बारे में हम कुछ देर पहले आपको बताए हुए थे। ब्राह्मणवादी विचारधारा जब उत्तर वैदिक काल में आया तो समाज में क्या हो गया कि जन्म के आधार पर व्यवस्था कर दिया कि यदि किसी कोई व्यक्ति मोची है, यानी कि वो जूता को सीते हैं, तो उनका जो बच्चा होगा, यानी कि उनका पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, तो वो क्या करेंगे, वो जूता ही सिएंगे। कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है, तो उनका पुत्र क्या करेगा, वो पूजा पाठ का ही काम करेंगे। ठीक, कोई क्षत्रिय है तो वो क्या करेंगे, वो युद्ध का ही काम करेंगे। यानी कि आप में चाहे जितना योग्यता हो जाए, ठीक है, आप अपने काम को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ज्योतिबा फुल्ले थे, उनका ये मानना था कि समाज में यदि योग्यता के आधार पर लोगों को स्थान नहीं दिया जाएगा तो समाज में परिवर्तन कैसे होगा, विकास तो कभी होगा नहीं। जो लकीर का फकीर है वो हमेशा लकीर का फकीर ही रहेगा, जो गरीब गुरबा है वो कभी जीवन में क्या हो जाएगा, वो अच्छे स्थान पे नहीं आएगा। अभी वर्तमान की बात कीजिए तो वर्तमान में जो हमारे महामहिम दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति जी जो है वो उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में आपको शिक्षा भी अच्छे तरीके से क्या होता है, नहीं हो पाता। जब एक बार राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी बोल रही थी तो वो बता रही थी कि जब वो छोटी थी तो वो स्कूल करने के लिए 10 से 12 किलोमीटर पैदल जाती थी और फिर वो वापस आती थी। इस प्रकार करके उन्होंने क्या किया, शिक्षा का अधिग्रहण किया। आज भी जो वर्तमान में जो लोग एसटी समुदाय के हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, तो वो आज भी क्या है, समाज के जो मुख्य धारा है उनसे वो नहीं जुड़ पाए। ठीक है, जो उनका विकास होना चाहिए वो विकास आज भी क्या हो गया है, नहीं हो पाया है। आज भी क्या हो रहा है, वो संघर्ष कर रहे हैं उन संसाधनों के लिए जो जिन पे उनका क्या है, अधिकार बनता है। ठीक है, तो ज्योतिबा फुल्ले थे, उनका ये मानना था कि जो निचले वर्ग के लोग हैं उनमें शिक्षा का यदि प्रसार होगा तो उनका भी क्या होगा, उनका भी सामाजिक रूप से उत्थान होगा, वो भी राष्ट्र निर्माण में क्या करेंगे, योगदान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा मुंबई में, जो कि वर्तमान में हम लोग मुंबई कहते हैं, उस टाइम में बम्बई हुआ करता था। ठीक है, 1876 में। इनका भी मेन फोकस क्या चीज था, शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन करना और बाल विवाह का विरोध करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन जो था, ये व्यक्ति जो थे, आप लोग कई बार एक दो शब्द सुनते होंगे, फिल्म वगैरह देखते होंगे तो NRI शब्द सुनते होंगे, एंग्लो इंडियन सुनते होंगे। तो ये एंग्लो इंडियन क्या है, एंग्लो यानी कि जो भारत के बाहर के हैं। ठीक है, और इंडियन कौन है, जो भारतीय है। तो जो पुर्तगीज जो थे, जो पुर्तगाली थे, जो पुर्तगाली पुरुष हो या फिर पुर्तगाली स्त्री हो, भारतीय पुरुष के साथ या भारतीय स्त्री के साथ विवाह किए, उनसे जो उत्पन्न संतान हुआ, जो उनका पुत्र होता था, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था, उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो थे हेनरी विवियन डेरोजी जो थे,
तो ये क्या थे, ये एक एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। और इनके द्वारा बहुत ही कम उम्र में सामाजिक बुराइयों पे क्या किया गया, आघात पहुंचाया गया, मतलब सामाजिक कुरीतियों से ये लड़ने का प्रयास किए, मगर हमारे लिए दुखदायक ये रहा कि इनका बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गया, ठीक है। 1820 के दशक में ये शुरुआत किए और बहुत कम ही एज में इनका क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कीजिएगा तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो नींव पड़ता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वर्तमान का जो आप कांग्रेस पार्टी का नाम सुनते हैं, जिनके नेता आपको वर्तमान में कौन है, राहुल गांधी हैं। इनसे पूर्व अध्यक्ष थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, ठीक है। और उसके बाद कौन आए, अर्जुन खड़गे जी। थोड़ा पानी देना था। तो इनके संस्थापक जो, जब 1885 में क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना किया गया, तो इसको मूलतः क्यों बनाया गया था, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो भारतीय लोग हैं उनके अंदर में जो राष्ट्रवाद का जो क्या चल रहा विचारधारा हो रहा है, उसको क्या करें, उसको डाइवर्ट कर दे, यानी कि उनका जो मुख्य उद्देश्य है, जो उनका मुख्य लक्ष्य है, उससे क्या कर दे, उनको विचलित कर दे, वो किसी और दिशा में क्या हो, चले जाए, ठीक। तो ये एक सोची समझी हुई क्या थी, ब्रिटिश के द्वारा एक चाल था, ठीक है। और ये चाल क्या था, ये चाल ये था कि उनके ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। तो उनके द्वारा क्या किया था, इस विचार को दिया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था, ठीक। तो भारत का उस वक्त आपको वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के समय काल में ही 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई, यानी कि वर्तमान का मुंबई में क्या किया जाता है, इसका स्थापना किया था, ठीक। इसका यदि आपसे प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो प्रथम अध्यक्ष आप याद रखिएगा, कोई भी संस्थान हो, कोई भी योजना हो, जब वो शुरुआत होता है या फिर पहली बार वो चालू किया जाता है, तो उससे जो जुड़ा हुआ प्रथम होता है, तो वो आपको क्या किया था, कंपटीशन के लिए वो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। तो WC बनर्जी थे, वेमेश चंद्र बनर्जी थे, तो उनको क्या किया था, पहला अध्यक्ष वो बनते हैं। और उस वक्त कांग्रेस के वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया गया, तो उसमें कितने लोग भाग लिए, 72 लोगों के द्वारा क्या किया गया, उसमें शामिल हुए, ठीक। और कांग्रेस का उद्देश्य, कांग्रेस के स्थापना का उद्देश्य क्या था, कांग्रेस के स्थापना का उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद को जगाना। ये किसका विचार है, ये भारतीयों का विचार है। भारतीयों को ये लगता था कि कांग्रेस का स्थापना हो जाएगा तो हम ब्रिटिश से क्या करेंगे, आग्रह करेंगे, उनको पत्र लिखेंगे और वो क्या करेंगे, हमारे मांगों को क्या करेंगे, वो मांगेंगे, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक सुधार को क्या करना था, प्रोत्साहन देना था और प्रार्थना पत्र की राजनीति में विश्वास करना था, यानी कि हम अंग्रेज से रिक्वेस्ट करते हैं, ब्रिटिश से आग्रह करते हैं कि सरकार, मालिक, हुजूर, हमको ये चीज कर दीजिए, तो उनका इच्छा होता तो करते या फिर उनका इच्छा नहीं होता तो वो नहीं करते, ठीक है। देखो हम अपने तरह से जितना ज्यादा मेरे द्वारा संभव हो पा रहा, हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट को इसमें शामिल कर रहे हैं। और एक बात और बता दे रहे हैं वीडियो इससे पहले कि बंद हो, यदि वीडियो किसी कारण बस बीच में रुक भी जाए तो परेशान होना बिल्कुल नहीं है, हम उसका जो बचा हुआ सेक्शन होगा उसको भी हम करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट था, किसी भी तरह का क्या करना था, राजनीतिक मांग नहीं रखना था। बताए ना कि भारतीय का ये मानना था कि ब्रिटिश क्या है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि कुछ कुछ बुद्धिजीवी लोग जो थे, जो इंग्लैंड में गए थे, तो जो वहां पे जो ब्रिटिश का रूल देखे तो उनका दिल क्या हो गया, गार्डन गार्डन हो गया, खुश हो गया। वो कहते थे वाह ब्रिटिश क्या मतलब मस्त आदमी, अच्छा आदमी है, कितना अच्छा उनका साम्राज्य है कि हर लोग वहां पे खुशी से रह रहा। मगर भारत में क्या वास्तव में ब्रिटिश का प्रशासन था या शासन था, बिल्कुल नहीं था। यदि ब्रिटिश रूल भारत में होता, यदि ब्रिटिश रूल भारत में होता तो इतना सारा समस्या का हम लोग को झेलना ही नहीं पड़ता। मगर ब्रिटिश कभी भारत पे शासन कर ही नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश भारत को क्या मानता था, अपना उपनिवेश मानता था। और उपनिवेश के बारे में हम बताएं
कि उपनिवेश का तात्पर्य ये है कि मेरा क्या लक्ष्य है, मेरा इन द सेंस जो इसका भी उपनिवेश होगा उसका ये लक्ष्य रहता था कि वहां से ज्यादा क्या करना है, धन हमें कमाना है, ताकि क्या कर सके उस क्षेत्र से ज्यादा धन कमा के हम खुद क्या हो जाए, धनवान हो जाए। ठीक है, तो मेन मोटो ये था। और इस धन कमाने के चक्र में चाहे उनको जिस भी रास्ता को अपनाना पड़े, चाहे लोगों को क्या करना पड़े, उनका खून को भी बेचना क्यों ना पड़ जाए, वो करते थे। क्योंकि भारतीयों की ऐसी स्थिति हो गई हुई थी कि कई बार जब अकाल आता था तो स्थिति इतना ज्यादा बुरा हो जाता था कि लोग के पास खाने का भोजन नहीं होता था, जिस वजह से गांव का गांव साफ हो जाता था। ठीक है, तो ब्रिटिश हर वो कोशिश किए जिस प्रकार से वो क्या कर सके, इस सोने के चिड़िया को क्या कर सके, जितना से ज्यादा लूट सके वो लूटे अपने स्तर से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है, आप याद रखिएगा। और गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन लोगों को याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या हुआ, इनके द्वारा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। देखिए, गांधी जी हो या फिर सुभाष चंद्र बोस हो, एक मिनट हम टाइम लेंगे आपका। गांधी जी के बारे में कई बार लोगों का मानना ये रहता है कि गांधी जी बहुत ज्यादा क्या थे, शांति प्रिय लोग थे। और सुभाष चंद्र बोस जी का यदि बात मानते तो देश बहुत जल्दी क्या होता, आजाद होता। मगर आप जरा विचार कीजिए, चाहे आप हो या हम हो, हर किसी का प्रयास यही है कि भारत का क्या हो, सीना गर्व से क्या हो, ऊंचा हो, भारत का क्या हो, ज्यादा से ज्यादा विकास हो। तो आपका विचार अलग हो सकता है, मेरा विचार अलग हो सकता है। देखिए, मोटो दोनों का सेम है। आप हो सकते हैं इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, राजनीति में होंगे, या फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन होंगे। तो आप अपने स्तर से राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं, हम अपने स्तर से, कोई यदि व्यक्ति श्रमिक है, कोई व्यक्ति यदि श्रम करते हैं, यदि वो राजमिस्त्री है, यदि वो ठेला खींचते हैं, यदि रिक्शा खींचते हैं, तो यदि आपको या हमको ये लग रहा है कि वो व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारा भ्रम होगा। यदि आप ऑफिस जा रहे हैं और यदि आपको ऑटो या रिक्शा नहीं मिले तो आप टाइम पे क्या होगा, नहीं पहुंच पाइएगा, यदि आपके पास पर्सनल वाहन ना हो। ठीक, तो हर व्यक्ति, चाहे वो एक नाला को साफ करने वाले व्यक्ति, सफाई कर्मचारी हो, या फिर भारत के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, हर कोई अपने अपने स्तर से क्या कर रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। तो कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। ठीक, बस हमारा क्या है, चॉइस अलग है, हमारा रास्ता अलग है राष्ट्र को निर्माण का, हमारा नजरिया। कोई शिक्षा के, किसी को लगता है कि भारत में शिक्षा अच्छा हो जाएगा तो भारत का निर्माण हो जाएगा, किसी को लगता है रोड अच्छा बन जाएगा तो भारत का निर्माण हो जाएगा, किसी को लगता है कि नेट अच्छा हो जाएगा तो भारत का निर्माण। था हर किसी का अपना अपना विचार था। तो गांधी जी को ये लगता था कि समाज के हर सेक्शन को यदि हम लेके चलेंगे तो जल्दी हम अंग्रेजों को क्या करेंगे, भगा देंगे। मगर सुभाष चंद्र बोस ये मानते थे कि अभी वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा, अच्छा मौका है, ब्रिटिश को क्या करते हैं, वो अभी कमजोर है और उसको क्या करते हैं, दबा के हम क्या करते हैं, आजादी पा लेते। तो इस वजह से दोनों के विचारों में क्या हुआ, कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पाया। तो इस वजह से क्या हो गया, वहां पे मतों में भेद हो गया, मन भेद नहीं था। ठीक है, मन भेद नहीं था, मत भेद था। हमारे अंदर क्या है, वर्तमान में ही आप देखिए तो कोई व्यक्ति कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस को राष्ट्र से प्रेम नहीं है या फिर बीजेपी को राष्ट्र से प्रेम नहीं है। कांग्रेस का देखने का नजरिया अलग है, बीजेपी को देखने का नजरिया अलग है। बीजेपी को यह लगता है कि यदि ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो तो राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। कांग्रेस को यह लगता है कि जो सामान्य नागरिक हैं वो क्या हो, उनको अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा मिले तो राष्ट्र का निर्माण होता है। दोनों का विचारधारा अलग है। ठीक है, दोनों का विचारधारा अलग है, मगर लक्ष्य दोनों का एक ही है कि राष्ट्र का हर सूरत में निर्माण हो। ठीक है, तो मतों में भेद होता है, मन में मन का भेद नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ कुछ अधिवेशन। 1885 में पहला हुआ जो बंबई में किया गया, ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा हुआ 1886 में कलकत्ता में, और इसके कौन थे, अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट आता है 1887 में मद्रास, बदरुद्दीन तैयबजी, और ये प्रथम मुस्लिम थे। प्रथम मुस्लिम इसलिए हम कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है ना कि भारत पे ये इल्जाम लगाया था, भारत पे ये एलिगेशन लगाया जा रहा है, पहले भी लगाया जाता था और आज भी लगाया जाता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जो बहुसंख्यक के अलावा जो लोग हैं, बहुसंख्यक का तात्पर्य क्या हो गया, जो भारत में रहने वाले हिंदू हैं उनको बहुसंख्यक बोला जाता है, और जो अल्पसंख्यक है उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य लोग आते हैं, उनको बोला जाता है। मगर दुनिया को
इस बात का या तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं या फिर वो जान के भारत के चरित्र को क्या करना चाहते हैं, धूमिल करना चाहते हैं। यदि हम आपको साधारण सा एग्जाम्पल दें, यदि मान चलिए मैं ही पाकिस्तान में यदि जन्म लेता और मैं हिंदू होता तो और मैं ये ड्रीम करता कि मैं पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन जाता या फिर वहां का सेना का जनरल बन जाता, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ड्रीम रहता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो आईन है, संविधान है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं सिर्फ वही इन पदों पे आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि यदि कोई हिंदू होगा, चाहे वो उसमें कितना भी योग्यता हो, वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो पाकिस्तान के क्या हो सकते हैं, वो जनरल नहीं बन सकते, सेना के प्रमुख नहीं बन सकते हैं, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मगर यदि आप भारत की बात कीजिएगा तो भारत में साफ साफ लिखा गया है भारत के नागरिक, यानी कि आपका भारत का नागरिक होना ही काफी है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखिए तो कलाम साहब जो हमारे मिसाइल मैन हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो वो भी उस पद पे गए। उनके अलावा जाकिर हुसैन और भी बहुत सारे, तैयबजीद और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो उन स्थान पे गए जहां पे वो डिजर्व करते थे। ठीक है, मगर क्या होता है, भारत पे एलिगेशन ये लगाया जाता रहता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक है उनको समान अधिकार नहीं दिया जाता। आपको हम एक बात बताए तो वैसे हमारे भारतीय संविधान में तो लिखा हुआ ही है, फिर भी हम आपको बताते, जो भारतीय संविधान है तो मौलिक अधिकार में साफ साफ लिखा गया है कि अनुच्छेद आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा, उसको बराबर का मौका दिया जाएगा और किसी के भी साथ क्या किया जाएगा, उनके जात के नाम पे, उनके रंग के नाम पे, उनके जन्म स्थल के नाम पे या फिर उनके वंशज के आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया। आप चाहे केरला के हैं, आप क्या था मणिपुर से हैं, आप बिहार से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर आप महाराष्ट्र से हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, भारत के राज्य से, यदि आप में योग्यता है, आप जो मापदंड सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, यदि आप उसको पूरा करते हैं तो आप उस पद पे जाइएगा और आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। देखिए ये सब हम सारा चीज क्यों बता रहे हैं, कई बार लोग भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। लोग समाज में जो सामाजिक सौहार्द बना हुआ, प्रेम बना हुआ, तो उसको बिगाड़ने के लिए क्या करते हैं कि जिन भी व्यक्ति को किसी भी कारणवश इन सब चीजों का जानकारी नहीं है तो उनके पास क्या किया था, गलत तरीके से चीजों को परोसा जाता है। और वो क्या होते हैं, कई बार जो हमारे सामान्य भोले भाले लोग हैं समाज के, वो क्या होते हैं उसके उस बात में आ जाते हैं और कई बार क्या होता है, कई बार अनचाहा घटना सोसाइटी में हो जाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जैसे देखिए 1896 की बात की जाए तो कलकत्ता में रहीतुल्लाह साहनी, इनके द्वारा क्या किया गया, वंदे मातरम गीत दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है 1805 बनारस, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी आए। और उसके बाद है कि 1906 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ तो उसमें दादा भाई नेरोजी, तो इनके द्वारा स्वराज की बात की गई। स्वराज यानी कि हमारा स्वयं का राज्य हो। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश से हम क्या चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि मुक्ति है, जो मेहमान है भाई वो क्या करे, अपना वापस घर चला जाए। ठीक है, स्वशासन चाहिए कि हम निर्णय करेंगे कि हम पे कौन राज करेगा और हम पे कौन नियम कानून लागू होगा। क्योंकि जब आप भारत का प्रस्तावना पढ़िएगा तो भारत के प्रस्तावना में साफ साफ लिखा गया, द सोर्स ऑफ द पावर इज द पीपल ऑफ द इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान का जो शक्ति का जो स्रोत है वो कौन है, जो भारतीय जो लोग हैं, आप हैं, हम हैं, जो ये अभी 140 करोड़ जनसंख्या, ये है भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, भारतीय संविधान अपने शक्ति कहाँ से लेते हैं, इस आम जनता से लेते हैं। ठीक, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा संविधान में जो दिया गया प्रावधान है वो हम पे लागू हो, इस वजह से क्या हो रहा है, वो प्रावधान हमारे ऊपर लागू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक चीज और देख लीजिएगा, इनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये चीज बताएंगे। दादा भाई नेरोजी के बारे में ये कहा था, ये ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से इनको संबोधित किया जाता था। और साथ ही 1866 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया जाता है और इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से मतलब संबोधित किया जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको एग्जाम में साफ साफ पूछ लिया जाएगा कि अशांति के जनक कौन है। ठीक,
तो फिर वहां पे ऐसा ना हो कि दिन में तारा दिखाई देने लगे। तो इस सब चीज को आप क्या कीजिएगा, माइंड कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आय की जनगणना इनके द्वारा किया गया 1867 में सर्वप्रथम इनके द्वारा, ठीक। इनके द्वारा एक पुस्तक पत्रिका जारी किया गया जिसका क्या नाम था, राष्ट्र गोफ्तार, ठीक। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हम आपको बताएं ना, यदि आप सोचिए कि एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि ब्रिटिश, वर्तमान का ही जो ब्रिटिश है वो चाहे चाइना है या फिर अमेरिका है या फिर पाकिस्तान है या नेपाल है, जापान है, कोई भी देश है, यदि उसके अधीन या फिर उसके देश में हमारा देश जो है भारत यदि शामिल हो जाए तो क्या होगा, जो वहां का जो रूल रेगुलेशन होगा, जो वहां का नियम कायदे कानून होगा वो भी तो हमारे ऊपर लागू होगा, है ना। मगर ऐसा नहीं था। जब ब्रिटिश क्या किया, भारत को अपने उपनिवेश के रूप में लिया तो वो ब्रिटिश का जो रूल रेगुलेशन था वो भारत में बिल्कुल नहीं लागू होता, क्योंकि ब्रिटिश कभी भारत को अपना अंग मानता नहीं था। ब्रिटिश ये कहता था ये मेरा उपनिवेश है और उपनिवेश से मेरा एक ही मोटो है कि हमको यहाँ से ज्यादा क्या करना है, धन कमाना, चाहे उसके लिए हमको जिस लिमिट को क्रॉस करना पड़े। और वो हर लिमिट को क्रॉस किए भी, ठीक ना। कई बार राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वो जिस स्तर से उनको संभव हो सका वो भारत को तोड़े, लूटे, जो उनसे हो पाया वो सारे चीज किए, ठीक है। जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड हुआ जहां पे हजारों लोगों पे क्या हुआ, जो मासूम उसका कुछ बिगाड़े तक नहीं थे उन पे क्या किया गया, गोली चलाया गया। ऐसा स्थिति हो गया था कि चारों तरफ से घेरा हुआ था, बाउंड्री वॉल था और उस फील्ड में सिर्फ लाश ही लाश था, क्योंकि जनरल डायर का ये आदेश था कि गोली तब तक, बंदूक से फायरिंग तब तक किया जाए जब तक कि उनके गन में क्या हो, बुलेट ना खत्म हो, ठीक। तो ब्रिटिश अपने स्तर से जितना उससे हो सका भारत में वो हर मतलब चरम पे था, उनके द्वारा निरंकुश मतलब बिल्कुल बर्बर वाला उनके द्वारा क्या किया जा रहा था, व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 1907 में आपको सूरत अधिवेशन हुआ तो रास बिहारी घोष बने अध्यक्ष। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक समस्या होता है कांग्रेस का विभाजन। हम आपको 1907 के बारे में पूछे हुए थे कि कमेंट में आप बताइएगा कि 1907 में क्या हुआ था। यहाँ पे एक समस्या ये हो गया कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं और भी बहुत सारे व्यक्ति थे। तो क्या हो गया, कांग्रेस का जो ये जो व्यवस्था जो चल रहा था कि अंग्रेज से प्रार्थना करेंगे, मालिक हुजूर सरकार थोड़ा सा हमको ये काम कर दीजिए, थोड़ा वो काम कर दीजिए, तो इन लोगों को लग रहा था कि ऐसे में देश आजाद होने वाला नहीं है भाई, ऐसे व्यवस्था चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो लोग क्या बोले कि आप लोग प्रार्थना पत्र से देश आजाद करवाइए, हम लोग अपने तरीके से करवाएंगे, ठीक है। यहीं से क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया, एक गरम दल के नेता हो गए और दूसरे क्या हो गए, नरम दल के हो गए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हुआ, संयुक्त अधिवेशन हुआ। देखिए मुस्लिम लीग जो थे, तो देखो वास्तव में यदि तुम बात ये करोगे कि मोहम्मद अली जिन्ना खराब व्यक्ति था, तो मोहम्मद अली जिन्ना आदमी खराब नहीं था, मगर समस्या कहाँ आ रहा था, जब कोई एक पद हो, ठीक है, और उसके लिए दो दावेदार हो तो स्वाभाविक है दोनों व्यक्ति वहां पे लीड करना चाहेगा, उस पोस्ट को होल्ड करना चाहेगा। जब भारत आजाद होता है तो गांधी जी बोलते हैं, गांधी जी कहते हैं सरदार पटेल जी को कि आप एक काम करो कि जिन्ना से बात करो और नेहरू को भी बोलो कि दोनों मिलके क्या करे, सरकार बनाए, ठीक है। मगर यदि जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता, यदि जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो इस बात का आशा था कि भारत का विभाजन नहीं होता। वो जो विभाजन हुआ, जो बिना कारण बस का क्या हुआ, बिना कारण का क्या हुआ, वहां पे खून का क्या किया, होली खेला गया, ट्रेन क्या होता, कटा हुआ लाश आता था, ठीक ना। तो वो चीज से बचा जा सकता था, मगर नेहरू जी भी थे इस रेस में। अब दो व्यक्ति एक ही रेस में हो और दोनों व्यक्ति एक ही पद को चाहे तो फिर वहां पे तो एक ना एक व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि गांधी जी बार बार कह रहे थे कि हम नहीं चाहते हैं, और गांधी जी ये बात कह भी रहे थे कि भारत का विभाजन मेरे मृत्यु के बाद ही होगा, ठीक है, यानी कि हम मर जाएंगे तभी होने देंगे। मगर क्या होता कि गांधी जी का जो
भूमिका था वो भूमिका बाद में नहीं रह पाता इसलिए कि सभी चाह रहे थे कि जिन्ना क्या करे, निकल जाए कैसे भी, ताकि क्या हो, इससे छुटकारा मिले। ठीक। और उस वक्त कुछ कुछ विचारधारे ऐसा ऐसा था कि जो क्या हो रहा था, चीजें को एक साथ नहीं होने दे रहा था। और उसका कारण सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर गांधी जी नहीं थे। अंग्रेजों के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई, जो बंगाल बंगाल का जो 1905 में विभाजन होता है, तो मुस्लिम इस्लाम धर्म के मानने वाले मुस्लिम लोग जो भारत में रहते थे, तो उनको इस तरह से माइंड माइंड उनका वाश किया गया, उनको समझाया गया कि यदि तुम हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के साथ में रहोगे तो तुम्हारा जीवन में उत्थान कभी नहीं होगा, तुम कभी विकास नहीं करोगे। उनको इतना ये चीज समझ उनके दिमाग में डाला गया कि वो मेंटली इस बात को एक्सेप्ट कर लिए कि यदि हम हिंदू के साथ रहेंगे तो हमारा क्या होगा, विकास कभी नहीं होगा। तो ये चीज क्या होने लगा कि धीरे धीरे और हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के जो मानने वाले लोग थे उनमें क्या होने लगा, एक खाई बड़ा होने लगा। ठीक। तो इसका नींव जो है तो ये अंग्रेजों के द्वारा डाला गया था, फूट डालो और राज करो। 1909 में होता भी है। मार्ले मिंटो जो आपको आता है, एक्ट आता है, तो उसमें प्रॉपर मुस्लिम को मतलब भाई जब एक ही राष्ट्र का व्यक्ति है तो उसको क्यों ये करवाना। यदि आज हम चुनाव लड़ते हैं, बिहार विधानसभा का आ रहा, तो ऐसा थोड़ी ना कि जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले व्यक्ति होंगे वो हमको वोट नहीं देंगे, या फिर जो सिख के मानने वाले नहीं होंगे, यदि पसंद करेंगे जरूर देंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति होगा उसको सब वोट देगा। मगर वो क्या किए ब्रिटिश, वो ये बोल दिया कि आप तो एक नॉर्मल वोट तो दोगे ही, किसी को भी दो, आप मुस्लिम हो तो आप हिंदू को भी दो, मगर एक वोट स्पेशली आप किसको दोगे, जो मुस्लिम खड़ा होगा सिर्फ आप उसको दोगे। तो यदि ऐसा करे कहीं पे, यदि बहुसंख्यक इस्लाम को मानने वाले हो, हिंदू को मानने वाले हो, सिख को मानने वाले हो, तो वहां पे चुनाव तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, चुनाव तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, वहां पे पारदर्शिता नहीं होगा, वहां पे तो चुनाव क्या होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा। तो ब्रिटिश के द्वारा ये चीज किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? ताकि मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो एकता है, यदि वो एकता रहेगा तो वो ब्रिटिश को राज करने नहीं देंगे। ठीक। तो इसलिए ब्रिटिश चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम में क्या हो, विभाजन हो जाए, इनके विचारों में इतना विभाजन हो जाए कि ये एक दूसरे का क्या हो जाए, कट्टर क्या हो जाए, दुश्मन बन जाए। और वो इस काम को करने में सफल भी रहे, और उसका रिजल्ट है कि वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा एक देश एग्जिस्ट करता है, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1917। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जिसका एनी बेसेंट अध्यक्ष होती है, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो, कोई कोई टॉपिक पे बताना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उससे जुड़ा हुआ और भी फैक्ट्स आपसे क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1920 कलकत्ता में और नागपुर में। देखो, एक स्पेशल अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था नागपुर में। ठीक है। कलकत्ता में अध्यक्ष हैं लाला लाजपत राय, और इनके द्वारा असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग सिंपली क्या था, थोड़ा सा संक्षिप्त में हम बता देते हैं, वैसे हम आगे बताएंगे भी कि 1919 में एक रॉयल्ट एक्ट आया। रॉयल्ट एक्ट आया तो उसमें यह प्रावधान था कि भारतीय जो थे, तो भारतीय में राष्ट्रवाद को लेके, यानी कि भारत अब चाह रहा था, भारत के जो युवा थे, जो बाकी के लोग थे, वो चाह रहे थे कि हम क्या हो जाए, ब्रिटिश का जो ये गुलामी का जो जंजीर है उसको क्या कर दें, तोड़ दें। तो इसके लिए वो राष्ट्र को आजाद करवाने के लिए अपने स्तर से विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे थे। ठीक है। और इस क्रम में क्या होता है कि रॉयल्ट एक्ट आता है 1919 में। उसमें यह प्रावधान होता है कि यदि ब्रिटिश पुलिस को या ब्रिटिश प्रशासन को ये लगे कि ये व्यक्ति ब्रिटिश प्रशासन के या ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में है, तो उस पर कोई एफआईआर ना हो, उसको डायरेक्ट अरेस्ट करो और उसको क्या कर दो, जेल में भेज दो, और उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगा करो। ठीक है। तो इस प्रकार का प्रावधान था। और इसी बीच क्या हुआ कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग होता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत लोग अमृतसर में क्या होते हैं, मारे जाते हैं। जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया था। मुश्किल से 5 मिनट या 2 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें लोग नहीं निकल पाते हैं, और बहुत दुखद घटना है। और इसके लिए आपको 2018 या 19 में क्या होता है कि ब्रिटेन, जो अभी वर्तमान का जो इंग्लैंड है, वो माफी मांगता है। मगर अब माफी मांगने से क्या फायदा, जो घटना घटना था वो घट गया। कई बार ब्रिटिश ये क्लेम करते रहते हैं कि वे श्वेत
व्हाइट बर्डन थ्योरी को वो क्या करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या किसी का रंग यदि सिर्फ गोरा हो जाए तो वो क्या मतलब वो मानवों में क्या हो जाए, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, वो पुरुषों में उत्तम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होना। मानव का विचार अच्छा हो वो सर्वश्रेष्ठ होगा, चाहे वो किसी भी राष्ट्र के हो। आप नेल्सन मंडेला के बारे में जब पढ़िएगा, वो साउथ अफ्रीका के थे, तो वो रंग भेद के नीति से लड़ने के कारण वो अपना जीवन का 30 वर्ष जेल में बिता दिए। और जब आप बैठिएगा ना, नॉर्मली आप कहीं दीवार में सट के बैठिए और जितना स्थान आपको मिलता है बस उतना स्थान में उनको क्या कर दिया गया, उस जेल में उनको रखा गया। और उनसे ब्रिटिश बार बार पूछते थे कि आप सिर्फ इतना बोल दो कि आप रंग भेद का नीति का क्या करोगे, अवहेलना नहीं करोगे, तो आपको हम आजाद कर देंगे। और नेल्सन मंडेला बोले नहीं, हम मर जाएंगे ये चलेगा, मगर हम इस चीज को, इस जो ये जो कुरीतियां हैं इसको मिटा के रहेंगे। और वो फाइट करते रहे और अल्टीमेटम होता है कि नेल्सन मंडेला जी के द्वारा जो रंग भेद का नीति होता है उसको अफ्रीका में क्या किया जाता है, मिटाया जाता है। तो ये दृढ़ संकल्प ही था जो इस प्रकार के चीजों को हटाया गया। तो ये साबित होता है कि मानव का रंग बिल्कुल नहीं मायने रखता, मानव का जो विचार है, जो उनके द्वारा किया गया कृत्य है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि 1920 में आपको बता दिए कि असहयोग आंदोलन को आप क्या किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। 1922 में दोबारा पारित किया गया। असहयोग आंदोलन ये था कि ब्रिटिश का क्या करेंगे, हम सहयोग किसी भी प्रकार का नहीं करेंगे, ना उसका हम वस्त्र लेंगे, ना उनके द्वारा उत्पादन चीनी लेंगे, ना उसके स्कूल में पढ़ेंगे। जो भी जहां तक संभव हो पाएगा क्या करेंगे, ब्रिटिश के चीजों को क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। ठीक, तो असहयोग आंदोलन पे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, फिलहाल हम आपको बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1922। तो 1922 इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि गया में पहली बार और आखिरी सॉरी गया में सीआर दास जी क्या होते हैं, कांग्रेस से हटके एक स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 1924। तो 1924 में क्या होता है, बेलगांव, हाँ, यहाँ पे पहली बार और आखिरी बार गांधी जी के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन का वो क्या करते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, तो गांधी जी के बारे में पूछा जाता रहता, तो आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, बस अब कुछ अधिवेशन बच गया, 2-3 अधिवेशन बच गया। 1925 कानपुर में सरोजनी नायडू और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1929 लाहौर। देखिए ये लाहौर वाला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, क्यों, वर्तमान में जो हम लोग 26 जनवरी जो मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस, अभी हाल फिलहाल में जनवरी में 26 जनवरी बीता है, जो 76 में गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो उसका नींव कहाँ रखा गया, उसका नींव ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप संविधान का निर्माण का बात कीजिएगा तो 26 नवंबर 1949 का बात होता है। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी को उससे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। मगर लाहौर वर्तमान का जो पाकिस्तान है, अब 1947 से पूर्व तो पाकिस्तान बांग्लादेश भी भारत में ही था ना, तो लाहौर जो है वर्तमान में पाकिस्तान में, तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रात के 12 बजे ये घोषणा किया जाता है कि एक समय आएगा जब क्या होगा कि हम आजाद होंगे। इस ब्रिटिश के जो जंजीर लगा हुआ है गुलामी का, उससे हम क्या होंगे, आजाद होंगे। और जब हम आजाद होंगे तो हमारा संविधान कैसा होगा, हम अपने लोगों के लिए क्या करेंगे कि उनका जीवन क्या हो, बेहतर हो। तो उसी वक्त ये क्या करते हैं, इस बात की घोषणा करते हैं कि जब हमारा देश आजाद होगा तो जो भारत का संविधान होगा वो भारत के लोगों के द्वारा निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया कि कांग्रेस के द्वारा क्या किया जाता है, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखा जाता है। समझ गए, तो नेहरू जी इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1931 में कराची वर्तमान के पाकिस्तान में है, वहां पे एक बंदरगाह भी है। ठीक है, तो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा मूल अधिकारों का क्या किया था, स्वीकृति। वर्तमान में जो आप फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बोलते हैं ना, ठीक है, तो वो मौलिक अधिकार की जिक्र देखिए कहां से आया है। 1938 में हरिपुर में सुभाष चंद्र बोस जी सर्वसहमति से चुने जाते हैं। और 1939 में एक समस्या होता है, समस्या कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। गांधी जी गांधी जी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रस्तावित करते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी भी चुनाव लड़ते हैं। तो गांधी जी जिस व्यक्ति को समर्थन देते हैं तो वो हार जाते हैं। ठीक है, और
सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो गांधी जी ये कहते हैं कि हम बालू से कांग्रेस से बड़ा क्या कर सकते हैं, पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। मतलब गांधी जी थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं कि वो त्याग दे देते हैं और बोलते हैं कि हमको क्या करना है, इसका अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं बनना है, ठीक है, और वो छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो उनके द्वारा इस अधिवेशन का क्या किया जाता है, अध्यक्षता किया जाता है, ठीक है। 1946 का समय आया, जेपी कृपलानी और भारत की स्वतंत्रता की ये क्या बने, भारत जब आजाद हुआ, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष ये रहे, ठीक है। अब हम लोग आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट टू क्यों, क्योंकि अब कांग्रेस में जो विचारधारा था वो बिल्कुल अब टूट पड़ा है। अब वो व्यक्ति आएगा जब एक्शन, ये टाइम है एक्शन का, क्लाइमेक्स का, ठीक है। अब एक्शन होगा और अब रिजल्ट आएगा। अब जो भी बड़ा बड़ा लीडर होगा या तो वो बैटल फील्ड में युद्ध के मैदान में लड़ेंगे या फिर क्या होंगे, वीरगति को प्राप्त कर जाएंगे, ठीक है। कांग्रेस का स्थापना हम आपको बता दिए, दादा भाई नेहरू के बारे में भी बता दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो सूरत में जो क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो हम बोले थे ना कि विचारधारा बदला। एक आदमी जो प्रार्थना, उनको लगता था कि अंग्रेज से रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार हुजूर मालिक करेंगे तो वो मेरा बात मान जाएगा। एक व्यक्ति ये था कि भाई जो मेरे हक का जो रोशनी है वो क्या करेंगे, आसमान का सीना चीर के क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। तो एक नरमवादी थे और एक गरमवादी थे। देखिए हम पहले भी बोले और अभी भी बोलते हैं, ना तो गरमवादी खराब थे ना नरमवादी खराब थे, दोनों का विचारधारा अलग था, ठीक है। इनको लगता था ये रास्ता अपनाएंगे तो देश आजाद हो जाएगा, इनको लगता था ये रास्ता अपनाएंगे तो आजाद हो जाएगा। मगर दोनों का अल्टीमेट लक्ष्य क्या था, दोनों यही चाहते थे भारत क्या हो, आजाद हो, ठीक। तो दोनों में से कोई बुरे नहीं थे, दोनों का क्या था, लक्ष्य वही था, ठीक है, बस उनका रास्ता अलग था, ठीक है। तो नरमवादी में थे दादा भाई नेहरू, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता। इनके द्वारा क्या किया जाता, प्रार्थना किया था और ब्रिटिश के न्याय व्यवस्था में ये ट्रस्ट करते थे। इनको लगता था कि अंग्रेज का एक दिन क्या होगा, हृदय परिवर्तन होगा, अशोक की तरह, जैसे अशोक कलिंग में युद्ध किए और चारों तरफ लाश खून देखे, तो वो शांति की स्थापना के लिए क्या कर दिए, हमेशा के लिए युद्ध ही छोड़ दिए। तो ऐसा कभी समय आएगा कि अंग्रेज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मगर ब्रिटिश हमेशा बार बार कहता था कि हम तलवार के बल पे भारत को जीते और तलवार के बल पे भारत पे राज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट था कि गरमवादी में बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे। राजनीति में ये सक्रिय राजनीति में विश्वास करते थे। हम कुछ बोल रहे हैं, यदि आप रिएक्शन कीजिएगा ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आप क्या हो जाइए, उसके परिणाम के लिए, कॉन्सिक्वेंस के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। तो ये इन प्रकार का क्या करते थे, मतलब राजनीति करते थे कि आपसे बोल रहे हैं आप एक्शन लीजिएगा तो ठीक है, नहीं लीजिएगा तो ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। जब समाज में प्रशासन या शासन में अराजकता आ जाए तो ये दायित्व बनता है आम जनता का, सामान्य नागरिक का, कि वो क्या करे, प्रशासन को, शासन को, नियम को, कानून को अपने हाथ में ले और सही रास्ते पे उसको क्या करे, ले जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसी क्रम में 1905 में बंगाल का विभाजन होता। बंगाल का विभाजन के बारे में ब्रिटिश का ये कहना था कि क्योंकि क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वहां पे प्रशासनिक कार्य करना आसान नहीं होता, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। मगर वास्तव यही था, देखिए विभाजन यदि करना था तो आप डायगोनली कर देते, आप उसको किसी और तरीके से कर देते, पर आप ऐसा क्यों किए कि जो हिंदू जनसंख्या वाले थे लोग वो एक तरफ हो गए और जो मुस्लिम जनसंख्या वाले थे वो एक तरफ हो गए। ऐसा इसलिए आप किए क्योंकि ये दिखाता है आपके मानसिकता को कि आप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो हिंदू हैं और मुस्लिम हो एक साथ रहे, उनका एकता बना रहे। क्यों? क्योंकि इनमें एकता बना रहेगा तो क्या होगा, ब्रिटिश को खतरा है। तो इसलिए क्या किया गया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया, ठीक है। और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वो बताएं कि कारण बोला गया प्रशासनिक समस्या की वजह से हम कर रहे हैं, मगर वास्तव में तो यही था कि वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो एक
क्या हो रहा, आंदोलन चल रहा था, ठीक है, उसको ये रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, ठीक है। समय इस समय लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर 1905 की बात है। उस समय कौन थे वायसराय, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, बंगाल को पूर्वी बंगाल जहां पे मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी और शेष बंगाल को क्या कर दिया, जहां पे हिंदू जनसंख्या अधिक थी, में विभाजन कर दिया, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है, मगर ये सिर्फ वही हो गया कि जैसे अभी घर में बैठ के क्या करते हैं, ट्विटर पे या फेसबुक पे किसी को क्या करते हैं, कमेंट करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, बस उस टाइप का हो गया। कुछ खास रिजल्ट यहाँ पे मिला उला नहीं, ठीक है। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन जब हुआ तो बंग बंग आंदोलन भी हुआ, साथ में वंदे मातरम आंदोलन जिसको कहा जाता है। देखो हम ऐसा क्यों बोले, ऐसा इसलिए बोले कि जो 1905 में जब ये आंदोलन, आप एक बात समझो, एक बात को समझो, आपको मैं बताता हूँ थोड़ा। महाभारत यदि आप देखोगे, आप महाभारत को छोड़ दो, आपको हम इस्लाम का एक आपको उदाहरण देते हैं। यदि इस्लाम को कोई जानने वाले व्यक्ति होंगे या फिर मानते होंगे तो आपको हम बताते हैं, इस्लाम का स्थापना का यदि बात कीजिएगा तो इस्लाम को सिर्फ एक शब्द में डिफाइन किया था। किस शब्द में, जस्टिस। जस्टिस यानी कि न्याय। एक सामान्य व्यक्ति जो चुपचाप बैठा हुआ है, देख रहा है कि जो राजा का सैनिक है, सामंत है, सामंत बोलते थे, वो सऊदी अरबिया में क्या करते थे, आते थे, लोगों से कर मांगते थे, और जो व्यक्ति कर नहीं दे पाते थे उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करते थे, उनको घर को जला देते थे, उनके सामान को नष्ट कर देते थे। तो एक साधारण सा व्यक्ति चुपचाप देख रहे हैं, और वो यही सोच रहे थे कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि इस समस्या से क्या करें, निदान करवा दे, लोगों को क्या करें, इस समस्या से मुक्ति दिलवा दे। और वो व्यक्ति, एक पहाड़ होता है, हीरा नाम का गुफा होता है, वहां पे वो विचार करते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, वो इस चीज में आखिरकार इन्वॉल्व होते हैं। और एक समय आता है कि वो क्या करते हैं, ना सिर्फ इस्लाम का स्थापना करते हैं, बल्कि उस क्षेत्र में आपको क्या करते हैं कि शांति व्यवस्था भी कायम करते हैं, ठीक। तो जब भी आप इनजस्टिस करोगे, जब भी आप क्या करोगे, लोगों को इतना ज्यादा सताओगे कि उसका सहन शक्ति जवाब दे जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो उस हद तक रिवोल्ट करेगा कि उसको अपने प्राण त्यागने तक का भी क्या होगा, डर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि इसका प्रस्ताव कब दिया गया। इसका प्रस्ताव 1905 में बनारस अधिवेशन में दिया गया, ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में पास किया गया। और इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं को जलाना, स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करना, बस यही सब ड्रामा क्या हो रहा था, चल रहा था। मगर रिजल्ट क्या हो रहा था, नहीं मिला। रिजल्ट आपको कब मिलेगा, हम आपको अभी इस्लाम के बारे में क्यों बताएं, आप महाभारत यदि देखे होंगे या कभी मौका मिलेगा तो जरूर देखिएगा। उसमें जो वासुदेव होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं, वो कहते हैं कि जब मानव हो, ठीक है, जब मानव हो तो उसके साथ मानव की तरह व्यवहार करना है। यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार किए और आपको हम बोलते हैं कि भाई साहब आप ये काम गलत किए हैं, और आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो वहां पे समझ में आता है कि आपके साथ मानव की तरह व्यवहार किया जाए। मगर जब दानव हो तो उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, आपको हम समझा रहे हैं, आप वही गलती बार बार कर रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं ये चीज गलत है, और बार बार आप वही चीज कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ आपको वहां पे दानव वाला प्रवृत्ति लाना पड़ेगा। क्योंकि न्याय का स्थापना के लिए कई बार समूल विनाश का, संपूर्ण विध्वंस का आवश्यकता होता है। और महाभारत में आप देखे होंगे कि कृष्ण भगवान सिर्फ लोगों का वहां पे विध्वंस नहीं करते, वो स्वयं को भी नष्ट कर देते हैं। क्योंकि जब भी धर्म का और न्याय का स्थापना करना हो तो जो पुरातन, जो पुराना चीज है, वो यदि बदलाव, वो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करता तो वहां पे परिवर्तन लाना पड़ता है, ठीक है। ब्रिटिश से बहुत अनुरोध किया गया, उनको बहुत समझाया गया, मगर वो, देखो ब्रिटिश कभी भारत में राज करता ही नहीं था। ब्रिटिश यदि भारत में राज करता तो हमारा ये दुर्दशा होता ही नहीं, ठीक है। उनके लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या थे, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ हम कुबेर का खजाना थे, ठीक है। किसमें वो बाल्टी डालते और धन का धन लेके वो क्या करते हैं, ब्रिटेन में वो भेजते रहते हैं, ठीक है। गरम दल जो थे, तो इनके द्वारा क्या किया गया, बंगाल विभाजन के बारे में ये बोला गया कि ये मुद्दा जो है, नरम दल के द्वारा क्या बोला गया, ये मुद्दा जो है सिर्फ बंगाल का। भाई साहब बंगाल का मुद्दा कैसे हो जाएगा, जब आप भारत को आजाद करवाने की बात कर रहे हैं,
तो यदि आज केरला में कोई समस्या होता है, मणिपुर में कोई समस्या होता है, तो क्या वो भारत का समस्या नहीं होगा? बिल्कुल वो भारत का समस्या है। तो आदमी क्या करे, सिर्फ ये कह दे कि ये मणिपुर भर का क्षेत्र का समस्या है, तो मणिपुर अपना देख ले, बाद बाकी का राज अपना क्या करेगा, हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा। तो फिर ऐसे में तो फिर कैसे शासन प्रशासन चलेगा, कैसे सारे लोग एक हो पाएंगे? यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि एकजुटता तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समस्या आने लगा। दूसरा ये था कि गर्म दल का कहना ये था कि बंगाल विभाजन सिर्फ क्या है, बंगाल का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है। इसलिए क्या करेंगे, इसका भारतवर्ष पे हम इसका क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विचारधारा की टकराहट। आपको हम बताएं ही कि सूरत अधिवेशन जब 1907 में हुआ, तो वहां पे गर्म दल और नरम दल में क्या हुआ, वहां पे विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, गर्म दल और नरम दल क्या हो गए, अलग हो गए। यह दोनों के बीच में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। फिल्म में एक नया एंट्री होता है, एक नया कैरेक्टर का, और वो नया कैरेक्टर कौन था, मुस्लिम लीग। ठीक है, जिसका स्थापना होता है ढाका में 1906 में। हम नया कैरेक्टर क्यों कह रहे हैं, नया कैरेक्टर इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप किसी भी परिवार से संबंधित हैं, चाहे आप जिस भी परिवार के हैं, यदि कोई व्यक्ति बाहरी आके बोल रहा है कि आपका फादर खराब है, मदर खराब है, बहन खराब है, भाई खराब है, तो आप एक बार जीरो रख के चेक तो करो, आप पूछ के देखो, आप इन्वेस्टिगेशन करके देखो कि वास्तव में ये व्यक्ति खराब है या फिर कह रहा है, तो हम मान ले। और समस्या यही होता है मुस्लिम लीग के साथ, यही होता है कि मुस्लिम लीग ब्रिटिश के क्या होते, बहकावे में आते। ब्रिटिश क्या करते हैं, इनको इतना इनका माइंड वॉश करता है, इतना माइंड वॉश करता है कि यही मुस्लिम लीग है जिसके वजह से आज वर्तमान का पाकिस्तान है और वर्तमान का अफगानिस्तान, सॉरी, बांग्लादेश है। ठीक है, भारत के विभाजन आप पृथक पाकिस्तान का मांग यहीं से उठा है। ठीक है, इस मुस्लिम लीग के कारण से हुआ। आपको कोई बोल रहा बार बार कि ये चीज खराब है, तो आप एक बार चेक कीजिए ना, यदि संभव है तो। ठीक है, आगा खान, सलीमुल्लाह खान, मोहसिन और उलमुख, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था कि स्वदेशी आंदोलन का विरोध करना। मतलब अजीब टाइप का, मतलब प्रवृत्ति का लोग था कि एक तरफ जहां पे इंसान उस वक्त, या तो ये कह दीजिए कि वो ज्यादा दूरदर्शी नहीं थे, दूर तक का सोचते नहीं थे, या फिर लोग राजनीतिक सत्ता के लोभ में क्या हो रहे थे, जो हो रहा होने दो, क्या होगा, हमको अपने पद पे बने रहना है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्या होता, विचार लेके लोग जी रहे थे। बंगाल विभाजन का समर्थन कर रहा था। मुस्लिम लीग का कहना था कि बंगाल विभाजन हुआ वो अच्छा हुआ, मुस्लिम लोग अलग रहेगा, हिंदू लोग अलग रहेगा। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग कर दी। अब होगा कि 1919 में मार्ले मिंटो सुधार आएगा, और यहाँ पे आपको हम शुरू में ही बताएं कि मुस्लिम को 2 वोट देने का अधिकार दिया गया। 1 वोट तो वो उस व्यक्ति को देंगे जो सामान्य लोग फाइट करेंगे, और यदि मुस्लिम कैंडिडेट भी वहां पर था, तो वो मुस्लिम को 1 वोट देंगे। मुस्लिम को वोट कौन देगा, प्रॉपर मुस्लिम ही देगा, हिंदू क्या कर सकता है, नहीं दे सकता। ठीक, तो इस प्रकार का व्यवस्था क्या होने लगा, इसको इस मतलब इस कुचक्र में क्या हो गया, ये मुस्लिम लीग के जो मानने वाले लोग थे उसमें वो फंस गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन 1909। तो 1909 में अभी हम आपको बताएं कि मार्ले मिंटो सुधार आता है, और इसी अधिनियम में क्या किया था, मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन की मांग को क्या कर लिया था, स्वीकार। अंग्रेज तो चाह ही रहे थे, अंग्रेज तो चाह ही रहे थे कि तू टूटेगा तो हम तुमको तोड़ देंगे, और तोड़ता भी है उसको। जहां एक तो तोड़ ही रहा था, दूसरा वो जहां पे भी देख रहा था कि टूटने वाला है, तो वहां पे क्या कर रहा था, और भी तोड़ रहा था। क्योंकि यदि कोई ज्यादा बलवान है तो उसको कुछ मत करो, उसको इतना विभाजित कर दो, इतना विभाजित कर दो कि वो कभी क्या हो, एकजुट ही ना हो। ठीक है, उसको धर्म में बांट दो, उसको क्षेत्र में बांट दो, उसको रंग में बांट दो, उसके आधार पे, उसके वस्त्र के आधार, मतलब जहां जैसे हो क्या करो, उसको बांट दो, ताकि क्या हो, वो बिल्कुल ही छिन्न भिन्न हो जाए। और ब्रिटिश इस काम को भली भांति जानते थे, और इस काम को करने में वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसी अधिवेशन में क्या हुआ, इस अधिवेशन में भारत में राष्ट्रवादी चेतना क्या हो गया, कमजोर हो गया। क्योंकि विचारधारा हम लोग का मैच ही नहीं कर रहा था। हम बोल रहे थे आम, तो वो बोल रहा था इमली, और यहाँ पे ना विचार मिलता था, ना कुछ अच्छा काम हो पा रहा था। तो शोषित करने वाला एक वर्ग अंग्रेज भी था,
और इस बात की समझ मुस्लिम लीग को कब आया? मुस्लिम लीग को बुद्धि तब आया 1915 में। और ये आगे आप देखिएगा 1920 वाला हम कहानी बताएंगे खिलाफत आंदोलन का, कि कैसे खलीफा को तुर्की में हटाया जाता है और बहुत सारा घटना होता है। ठीक है, अंततः मुस्लिम लीग की विचारधारा कांग्रेस के साथ मेल खाने लगी। मुस्लिम लीग में सबसे बड़ा समस्या ये था कि उनको ब्रिटिश प्रभावित बहुत जल्दी कर लेते थे। ठीक है, कुछ बात बोलते थे और वो आसानी से मान जाते थे। जैसे बच्चा को बोल देते हैं कि बच्चा कोई कौवा कान लेके भागा, तो वो क्या होता, आसानी से मान लेता, वो आसमान में देखने लगता। तो मुस्लिम लीग के साथ सबसे बड़ा समस्या यही था। ठीक है, इसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है। इसमें अध्यक्ष अंबिका मजूमदार होती है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की जो मांग था उसको स्वीकार कर लिया। गांधी जी से एक ब्लंडर होता है, गांधी जी से एक ब्लंडर होता है और उनको रोका भी जाता है। गांधी जी से ब्लंडर ये होता है कि गांधी जी समझ नहीं पाते हैं कि गांधी जी यदि नॉर्मली लोगों को अपने साथ में लेते हैं, चाहे वो इस्लाम के ही मानने वाले क्यों नहीं थे, तो समस्या नहीं होता। मगर गांधी जी से ब्लंडर ये होता है कि वो धार्मिक वाले रूप में, धार्मिक वाले एंगल में पड़ जाते हैं। गांधी जी को ये लगता है कि इस्लाम जगत के जो मानने वाले लोग हैं या फिर इस्लाम से संबंधित हैं, ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करेंगे तो वो हमारे राष्ट्र को आजाद करवाने में मदद करेंगे। मगर वहां पे गांधी जी से गलती भी होता। बाद में इस बात का गांधी जी को एहसास होता, मगर तब तक क्या होता, बहुत ज्यादा देर हो जाता है। वो खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है एक नए युग का समय। नए युग का हम क्यों बोल रहे हैं? अब गांधी जी का एंट्री होगा और ये वही बिहार है, चंपारण। कुछ दिन पहले आप बिहार के बारे में सुने होंगे। एक दिल्ली की लड़की थी, शिक्षिका थी, जो बिहार के बारे में बहुत अभद्र शब्द का इस्तेमाल की कि जो बिहार के लोग होते हैं उनको सिविक नहीं होता, उनको सेंस नहीं होता, मोरल नहीं होता, मतलब हमारे अंदर दिमाग नहीं, हम बुद्धि नहीं, हम लोग बर्बर हैं। तो उसका कहना कोई नई बात नहीं है। जो बिहार जो प्रदेश है, तो बिहार प्रदेश को इस चीज का आदत है। और इस ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? चाहे वो आर्यंस का आगमन का बात हो, या फिर बिहार को किकट कहना हो, या फिर बिहार को आने वाला समय में भी क्या हुआ, बिहार को जब भी लोगों को मौका मिला तो बिहार के गर्व को धूमिल करने का कोशिश किया गया। चाहे वो बख्तियार खिलजी ही क्यों ना हो, वो नालंदा के विश्वविद्यालय जो था, जो क्या है उस वक्त ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, उसको क्या किया, विध्वंस किया। तो बिहार को गाली मतलब जिसको मनाता मुंह उठा के देता है। ठीक है, मगर हम एक ही बात कहेंगे कि वास्तव में बिहार को compete करने का क्षमता नहीं है किसी में। जब कोई क्या होता, किसी से जीत नहीं पाता, तो क्या करता है, उसके बारे में गलत गलत अफवाह फैलाता है। और ये वही बिहार है जो गांधी को गांधी बनाता है। ठीक है, तो गांधी का आगमन होता है 1915 में और इनका समय काल है 1915 से 1948। देखो, आवश्यकता इसलिए पड़ा कि बिहार के बारे में कई बार लोगों का अलग अलग मानना है, और हम एक बात अनुरोध भी करते हैं और आपसे भी कहते हैं कि बिहार को यदि जिस दिन चाहे जो राजनेता हो या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हो, जिस दिन बिहार की मिट्टी उसके दिमाग में समझ में आ गया ना, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई हो, जिसको जिस दिन बिहार का मिट्टी समझ में आ गया ना, तो हम आपको इस बात का गारंटी देते हैं, बिहार को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आप हमेशा क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं कि मेरा बेटा एसपी बन गया तो उसका बेटा एसपी नहीं बन पाया, यानी कि वो कमजोर होगा। वो डॉक्टर बन गया और ये डॉक्टर नहीं बन पा रहा तो ये कमजोर। आप दोनों का इंटरेस्ट तो थोड़ा सा जानिए। बिहार के मिट्टी को जिस दिन आप जानिएगा तो आपको समझ में आया कि बिहार का मिट्टी कृषि के लिए अच्छा है। मगर आप क्या कर रहे हैं, बिहार के मिट्टी में कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे मेट्रो चले, यहाँ पे क्या हो, हैवी क्या होता है, इंडस्ट्री चले। तो स्वाभाविक है, बिहार जिस चीज में बिहार को पोटेंशियल है वो बिहार कभी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा ना। और ये बात हम लिख के गारंटी देते हैं, आने वाला 100 वर्ष भी होगा ना, चाहे जिसमें जितना ताकत होगा लगा लेगा, बिहार ग्रोथ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बिहार का मिट्टी किसी को समझ में ही नहीं आता। बिहार का मिट्टी समझ में कब आएगा? बिहार का मिट्टी तब समझ में आएगा जब आप ग्राउंड लेवल पे आप लोगों को देखिएगा। बिहार में एग्रीकल्चर का इतना ज्यादा स्कोप है, इतना ज्यादा स्कोप है कि बिहार एक क्या हो सकता है,
खाद्य उद्योग में विश्व को क्या कर सकता है, लीड कर सकता है। मगर पता नहीं जो योजना बनाने वाले होते हैं उनके दिमाग में कौन सा मतलब बात रहता है कि उनको ये चीज समझ में ही नहीं आता, वो उद्योग पे जाते हैं। उद्योग कब लगाइएगा? बिहार तो एक तो देखिए लैंडलॉक एरिया है, तो यहाँ पे उद्योग कैसे लगाएंगे? यदि हमको मान के लिए कोई सामान ही भेजना तो हमको लैंड वे से जाना पड़ेगा, तो रास्ता में जब सामान लेके जाएंगे तो हमको पैसा नहीं लगेगा, फ्यूल नहीं लगेगा, वो मुफ्त में ही चला जाएगा क्या? जो आज वर्तमान में पंजाब जो है, पंजाब हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश के बारे में कहते हैं कि वहां पे गेहूं चावल ज्यादा होता है। बिहार का जो गंगा का जो मैदान है वो इतना ज्यादा फर्टाइल है, इतना ज्यादा फर्टाइल है कि ट्रस्ट कीजिए उसमें इतना क्षमता है, इतना क्षमता है कि पूरे भारतवर्ष को खिला सकता है। मगर समस्या यही है कि चाहे आप हो या हम अपने स्वार्थ से कभी उठ ही नहीं पाते हैं। वहां पे बालू खनन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। और जिंदगी ये आने वाला 100 साल नहीं, आने वाला 200 साल भी होगा ना, 200 साल के बाद भी कोई मेरा यदि वीडियो देखेगा तो वो ये आप उस टाइम में कंपेयर करके देखिएगा, बिहार का बाकी के राज्य के मुकाबले में ना यही हाल रहेगा। क्यों? क्योंकि बिहार का मिट्टी किसी को समझ में नहीं आता, और समझ में बिहार का मिट्टी नहीं आएगा तो बस यही होगा कि आप उद्योग पे उद्योग लगाइए, और यहाँ पे उद्योग कभी चलेगा नहीं। कि उद्योग चलेगा नहीं उसके पीछे कारण है, ना तो आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही सड़क है, ना ही बिजली है, ना ही आपके पास क्या कहता है वैसा क्या कहता है पन बिजली है, ऊर्जा का व्यवस्था है। तो आप कहाँ से क्या कहता है वो बड़ा बड़ा उद्योग जो आज गुजरात में महाराष्ट्र में वैसा कहाँ से लगा पाइएगा? यदि मान के लिए कहीं से धन कुबेर का आपको क्या था जुगाड़ भी लग गया, या नदी में सोना का क्या हो बाढ़ आ जाए, उससे आप यदि लगा भी लीजिएगा तो लगा लीजिएगा तो सामान ले जाने के लिए या तो आपको जाना पड़ेगा बंगाल। अब बंगाल नहीं जाइएगा तो फिर जाइए आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो इतना लंबा जो दूरी आप तय कीजिएगा तो रेलवे जो है, रेलवे से ही आप कार्गो भेजिए तो रेलवे के आपको मुफ्त में आपका सामान पहुंचा देगा। वहां पे उसको भी वो आपसे पैसा लेगा, तो आपका जो सामान का वस्तु का जो कीमत है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो आप विश्व में कभी compete ही नहीं कीजिएगा। समझ गए? चलिए, कभी कभी बात दिल तक पहुंच जाता है, क्योंकि कभी कभी कई बार क्या होता है बिहारी का के लोग गाली देते रहते हैं कि लोग मूर्ख है, जाहिल है, पर वास्तव में ऐसा नहीं कि हम लोग मूर्ख हैं या जाहिल हैं। हमारे यहाँ कुछ कोई वैसा व्यक्ति नहीं आ पा रहा है, या फिर वैसा व्यक्ति उस स्थान पे नहीं आ पा रहा जो बिहार को समझ सके। बिहार का लीची देखिए विश्व में लीड करता है। ठीक है, खैर छोड़िए। नेक्स्ट आते हैं गांधी जी। इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1868 को। तो ये कहाँ पे स्थान है? ये गुजरात में है, पोरबंदर में। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है करमचंद्र गांधी और माता का नाम है पुतलीबाई। पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। हम देखिए बिहार के बारे में लेके कभी कभी सेंटी इसलिए हो जाते हैं कि जब भी चाहे हम अपना खुद का ही क्यों न बात करें, कि हमारे यहाँ एक कल्चर चला आ रहा है। हमारे यहाँ कल्चर क्या चला रहा है? हमारे यहाँ माइंडसेट है कि जो गवर्नमेंट जॉब होगा वही सर्वे सर्वा है। ठीक है, कृषि यदि कोई व्यक्ति कृषि करते हैं तो उसको तुच्छ व्यक्ति के रूप में गिना जाता है, उसको मतलब ऐसा देखा जाता है कि वो समाज में सबसे क्या है, निचले दर्जे के लोग हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए हर क्षेत्र का अपना अपना पोटेंशियल है। समझ गए? आज आज क्या होता है, भारत में कई सारे राज्य हैं, कोई छोटा राज्य है वो भी विकास किया हुआ है, और कोई बड़ा राज्य है वो भी विकास नहीं किया। आप जिस दिन भूगोलिक क्षेत्रफल को समझ जाइएगा तो ट्रस्ट कीजिए उस क्षेत्र को आप ऑटोमेटिक क्या कीजिएगा, डेवलप कर दीजिएगा। मगर ये चीज यही होता है कि आदमी को समझने में देर आता है। इनके बचपन का नाम मनु था, और इनके पुत्र का नाम हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास था। एक पुत्र मतलब थे नहीं, उनको माना जाता था पांचवा, जिनका क्या नाम था, जमुना लाल बजाज। ठीक है, देखो वीडियो तो 1 घंटा 42 मिनट का हो गया, थोड़ा देर और रुकोगे तो हम कंप्लीट करवा देंगे, या फिर हम एक काम करते हैं पढ़ाते हैं, और यदि वीडियो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा मेमोरी मेरा, तो हम वहां पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गांधी जी। गांधी जी के बारे में एक चीज और जान लेना, प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है तो गांधी जी के सम्मान में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और हाल फिलहाल में 2025 में जो हुआ है भुवनेश्वर में उसका आयोजन किया गया। ठीक, तो ये करंट अफेयर का बात है, थोड़ा हम साथ में बता दिए गांधी जी का जब जिक्र कर रहे थे। तो लॉ की पढ़ाई किए, और 1888 में वो इंग्लैंड गए। फिर जब वो वहां से वापस आते हैं गांधी जी, तो राजकोट आपको
गुजरात में एक स्थान है, ठीक है। तो वहां पे वो लीगल प्रैक्टिस, पहले क्या होता था, अभी जो वर्तमान में आप वकील जो देखते हैं, एडवोकेट, तो उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में बैरिस्टर होते थे। जैसे गांव देहात के आमचाल भाषा में आज भी आप सुनते होंगे कि पढ़ लिख के क्या बैरिस्टर बन जाए, तो वो बैरिस्टर उसी के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी बैरिस्टर थे, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं 1893 ईस्वी में वो अब्दुल्ला एंड सन कंपनी के मदद के लिए अफ्रीका जाते हैं गांधी जी, उनको बुलाया जाता है। इसमें यहाँ पे कहानी हम बताते हैं, और एक एक चीज आपको हम सजेस्ट भी करते हैं, यदि आपको मौका मिलेगा, आपके पास समय होगा, तो एक दी गांधी करके आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ना, तो एक सिनेमा आएगा गांधी जी का, उसमें फॉरेन एक्टर है जो गांधी जी का क्या किए हैं, भूमिका निभाए, ठीक है। बहुत अच्छा मूवी है, उसमें गांधी जी के पूरे जर्नी के बारे में बताया गया है, ठीक। तो यदि आप उसको देखते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो, यदि मौका मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मेरा वीडियो है, आप यहाँ से देख लीजिए। तो गांधी जी जब जा रहे थे साउथ अफ्रीका, तो ट्रेन में क्या होता, वो A1 क्लास का पहले ही बोल देते हैं कि हमको टिकट वगैरह आप क्या करवा दो, प्रोवाइड करवा दो, मुहैया करवा दो। तो उनके लिए A1 क्लास का टिकट बुक किया जाता है। मगर जब ट्रेन में जा रहे थे तो वहां पे भी उनके साथ रंग भेद का नीति होता है, और गांधी जी को क्या किया जाता है, ट्रेन से फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा दुखद घटना रहा, और गांधी जी को कहाँ फेंका जाता, तो वो गांधी जी जा रहे थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में डरबन में रुके हुए थे, ठीक है। और फिर एक सप्ताह के बाद क्या होता है, वहां पे समय बिताने के बाद वो डरबन से प्रिटोरिया चले जाते हैं। ये आपको साउथ अफ्रीका में स्थान है, ठीक है। और एक चीज और हम बता देते हैं, आप गूगल जरूर कीजिएगा, ठीक। गूगल कीजिएगा क्या, कि आपसे यदि पूछ दिया जाए कि साउथ अफ्रीका का राजधानी कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका का 2-3 राजधानी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल गूगल करके एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रशासनिक, वित्तीय, और एक और होता है, ठीक है, वो राजधानी पूछा जाता रहता है। तो आप ये चीज एक बार क्या कीजिएगा, गूगल करके चेक कर लीजिए, ठीक। तो परंतु रास्ते में रंग भेद के कारण क्या होता है, पिट्स माइसबर्ग एक स्थान है, तो वहां पे क्या किया था, गांधी जी को मतलब टिकट A1 क्लास का था, इसके बावजूद भी गांधी जी को क्या किया जाता, उनको बाहर निकाल दिया जाता, ठीक। जब गांधी जी वहां पे जाते हैं अफ्रीका में, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, 1994 में नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया जाता है। हम गांधी जी के बारे में उस वो जो फिल्म का आपको जिक्र किया, तो उसका एक दृश्य बताते हैं। ऐसे भी हम नॉर्मली भी बताते हैं, और हम अपना स्वयं का भी बताते हैं कि गांधी जी क्या होता है, कि गांधी जी अपने वाइफ को बोलती है कि जो टॉयलेट सीट होता है ना, टॉयलेट सीट, तो उसको गांधी जी बोलते हैं कि तुम भी क्या करो, साफ करो। तो इस बात को लेके क्या होता है, गांधी जी की वाइफ गांधी जी से लड़ जाती है। और ये चीज हम क्यों बोल रहे हैं, कि जब भी आप में अहम आ जाए, अभी अहंकार आ जाए, तो आप घर में कुछ मत करना, घर में झाड़ू मार लेना, ठीक है। जो अचरा कचरा फेंका होगा उसको उठा लेना, या घर के आगे नाला होगा उसको आप क्या कर लेना, साफ कर लेना, उसमें कचरा उचरा होगा। तो जो आपके अंदर जो अहम होगा ना, आपके अंदर हम जो होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अहंकार जो है ना, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद आता है कि गांधी जी टोलेस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। देखिए गांधी जी का जो कुछ कुछ जो अफ्रीका में जो किया गया कार्य था ना, आपको क्या किया जाता है, करंट अफेयर, सॉरी, GS वाले सेक्शन में बिहार में पूछा जाता था। एक बार गांधी जी के बारे में पूछ दिया गया था BPSC में, कि गांधी जी जिस सरकारी स्कूल से पढ़े थे उसका क्या नाम था। और मैं क्या, कोई भी टीचर कहीं भी किसी भी बुक में जिक्र नहीं दिया हुआ था, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो गया था, समस्या हो गया था उस सवाल का जवाब देने में, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे। आपको हम बताएं ना, प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, देखिए हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि 9 जनवरी 2024 को प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया, ठीक। तो प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, गांधी जी के सम्मान में, ठीक है। 18, 19, 20, 5 पेज बच गया गांधी जी, बस अब गांधी जी का मतलब गांधी जी वाला एपिसोड खत्म होगा, आपका ये वीडियो समाप्त होने वाला, और जब तक मेरा स्टोरेज बाकी है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। जब गांधी जी भारत में आते हैं तो वो डायरेक्ट राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं, गोपाल कृष्ण जी गोखले से मिलते हैं, और उनके कहने पे वो क्या करते हैं, भारत की यात्रा करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी उनको बोलते हैं कि गांधी तुम क्या करो, कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले तुम भारत को एक बार क्या करो, देखो, नजदीक से देखो, ताकि तुम क्या कर सको, भारत को जान सको कि भारत का जो मूल
जो समस्या है वो क्या है, तभी तो तुम क्या कर पाओगे, लोगों के साथ क्या कर सकोगे, कनेक्ट कर सकोगे। ठीक है, तो उनके कहने पे गांधी जी भारत का यात्रा करते हैं। गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होता। देखिए हम आपको बोले हुए थे ना, ये वही बिहार का मिट्टी है जो गांधी को गांधी बनाता है। ठीक है, और ये राजकुमार शुक्ल जी हैं जो उनको क्या करते हैं, गांधी जी को इनविटेशन देते हैं बिहार आने के लिए। ठीक है ना, 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है। उसमें चंपारण में एक समस्या चलता रहता है कि तीन कठिया व्यवस्था क्या था कि नील का खेती किया जाता था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा कहा जा रहा है कि 3 कट्ठा में नील का खेती किया जाना था। तो उससे क्या होता था, जो भूमि का जो उत्पादकता था, फर्टिलिटी था, वो धीरे धीरे क्या होता था, खराब होता था। और बाद में किसान के साथ चैलेंजेस समस्या ये आ जा रहा था कि उनको ब्रिटिश को कर भी देना था। और अंग्रेज पहले से डिसाइड कर देते थे कि यदि 1 कट्ठा में हमको 10 किलो अनाज चाहिए तो चाहिए, चाहे तुम जो चाहे अपना घर बेच दो, उसको नहीं मतलब था, तुमको कर देना पड़ेगा। समझ गया, तो ये बड़ा दुखद घटना था, अजीब टाइप का क्या था, प्रैक्टिस था। तो इस चीज का राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को बताते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो उनके निमंत्रण पे गांधी जी क्या होते हैं, गांधी जी आते हैं चंपारण। चंपारण आते हैं 1917 में, और चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, इन राजकुमार शुक्ल जी रहते हैं। राजकुमार शुक्ल जी के बारे में एक सवाल पूछा जाता रहता हमेशा, बिहार के कोई भी एग्जाम होगा तो वो किस गांव के थे, तो गांव का नाम याद रखिएगा, मुरली भरवा। ठीक है, समस्या क्या थी, 3 कठिया पद्धति की थी। 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे क्या करना था, नील का खेती करना था। ठीक, और ये मतलब एक तरह से जैसे अभी बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड की किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिए, तो उस प्रकार का एग्रीमेंट था। और अंग्रेज ये कह रहा था कि तुम यदि एग्रीमेंट मेरे साथ तोड़ना चाहते हो तो बदले में तुमको क्या करना पड़ेगा, हमको धन देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्या होने वाला, नुकसान होने वाला। ठीक है, तो गांधी जी अपने सहयोगी महादेव जी देसाई, मजरूल हक, पटना यदि कभी जाने का मौका मिले, यदि पटना कभी जाने का मौका मिले तो पटना में मजरूल हक स्टेडियम है। ये कहाँ है, रामपुर लेन जब समाप्त होता है, मछुआ टोली के ही आसपास में कहीं पे पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये मजरूल हक स्टेडियम पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटना आप जाइएगा तो आपको राजेंद्र टर्मिनल भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत भव्य स्टेशन है। उसके बाद जेबी कृपलानी, इनके साथ क्या हुए, गांधी जी गए। गांधी जी के प्रयासों से क्या हुआ, चंपारण में एग्रेरियन कमेटी की स्थापना की गई। फाइनली ब्रिटिश क्या होते हैं, एग्री होते हैं और 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार गांधी जी का प्रथम जीत होता है। देखो गांधी जी जब आते हैं, हम भी जो बिहार के लोग हैं, किसी चीज को लेके कई बार क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेंटी हो जाते हैं। सेंटी हम लोग इसलिए नहीं होते कि हम लोग सेंटी हैं, हमारे मट्टी में जो हमारा जो खून है, तो हमारे खून में राजनीति है। हमारे खून में क्यों राजनीति है, क्योंकि हमारा जो आप इतिहास देखिएगा, तो चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो या चाहे महाजनपद काल हो, ठीक है, या फिर उससे पूर्व का हो, तो हमारे यहाँ ये युद्ध संघर्ष वाला क्षेत्र, ठीक है, राजनीति का क्षेत्र हमेशा से बना रहा। तो इस ये कारण भी है कि यहाँ के मिट्टी में ही आपको राजनीति है। समझ गए, सत्ता शासन प्रशासन ये यहाँ के मिट्टी में समाया हुआ है। समझ गए, तो ये चीज इससे क्या किया जा सकता है, दूर नहीं आप जयप्रकाश नारायण जी की बात कीजिए, तो वो दिल्ली का सरकार क्या कर दिए थे, हिला दिए हुए थे। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी को मतलब ऐसा स्थिति हो गया था कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो ये 1918 में हुआ था। समस्या था प्लेग बोनस, प्लेग फैल गया हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में अनसुईया बेन जी के साथ क्या किए, मिल के जो मजदूर थे उनके साथ भूख हड़ताल किए। और बाद में गांधी जी के ही मित्र या फिर उनको जानने वाले लोग थे मिल के मालिक, तो वहां पे सहमति बन जाती है और फिर क्या होता है, वहां पे उनको बोनस दे दिया जाता है। ठीक है, गांधी जी का यह आंदोलन सफल रहा और गांधी जी मजदूरों को क्या कहते हैं, वेतन का 37/2 भाग बोनस दिलवा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं खेरा सत्याग्रह 1918। समस्या था भूखे के कारण फसल नष्ट। देखो हम अभी बताए थे कि अंग्रेज का ये कहना था कि हमको लगान हर सूरत में चाहिए, तुम्हारा फसल उपजे ना उपजे हमको कोई मतलब नहीं है, तुम कर्जा लेके चुकाओ तो चुकाओ, मगर हमको लगान क्या चाहिए, चाहिए। ठीक है,
तो सूखा आ गया तो लगान फसल उपजा नहीं, मगर अंग्रेजों का कहना था कि लगान दो। तो गांधी जी सरदार जी वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर खेरा सत्याग्रह की शुरुआत किए, और फाइनली क्या होता है, ब्रिटिश मान जाता है और लगान को माफ कर देता है। ठीक है, अब आते हैं रॉयल एक्ट 1919 का सत्याग्रह। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा कानून बनाया गया, हम शुरू में भी आपको बता रहे थे जब 1857 की क्रांति पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको संदेह के आधार पे अरेस्ट किया जा रहा था, गिरफ्तार किया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को ये लग रहा था कि ये ब्रिटिश साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने का कोई न कोई प्रकार का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो रॉयल एक्ट सत्याग्रह आंदोलन 6 अप्रैल 1919 को शुरू होता है, और इसी दरमियान क्या होता है, 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल सेफुल किलची को गिरफ्तार किया जाता है, और अपने नेता की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में राजनीतिक सभा बुलाई जाती है, और जनरल डायर के द्वारा क्या किया जाता है, गोली चलवाया जाता है, जिसमें लोग मरते हैं। उस वक्त का डाटा ये कहता है कि 379 लोग मरे, पर वास्तविकता इससे परे है। ठीक है, हंटर कमीशन का स्थापना किया जाता है, और जनरल डायर को पद से हटा दिया जाता है। देखिए ब्रिटिश कितना निर्लज थे। जब ब्रिटिश इतना निर्लज है, जब जो जनरल डायर इंग्लैंड जाते हैं तो उसको सम्मानित किया जाता है, और किस लिए सम्मानित किया जाता है, इसलिए कि तुम जो जलियांवाला बाग में काम किए हो, गोली चलवाए हो, वो तुम्हारे द्वारा क्या किया गया, तुम्हारे द्वारा किया गया सबसे उत्कृष्ट काम है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न ड्रीम पालते हैं ना, तो उनके लिए हम ये बोल रहे हैं कि आप देख लीजिए किस प्रकार का इन लोगों का मानसिकता होता है। ठीक है, कांग्रेस मदन मोहन मालवीय कमेटी, एक कांग्रेस के द्वारा क्या हुआ, मदन मोहन मालवीय कमेटी का गठन किया गया, फिर वही तुष्टीकरण का राजनीति चलता रहा। ठीक है, ब्रिटिश वही लेपापोती करके कमेटी बैठाएंगे, उसको सजा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, होता जाता कुछ नहीं था। ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम बन देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। अब हम लोग 1920 से नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, देखो जितना मेरे से संभव हो गया, हम एक भी टॉपिक का एक भी पॉइंट छोड़े नहीं है, सारा का सारा चीज कवर किए हैं, और फिर भी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो कल होगा तो हम अपलोड कर देंगे। ठीक, आप लोगों का बस यही चाहिए कि वीडियो थोड़ा सा भी आपको लगे कि आपके एग्जाम में हेल्प कर रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और संभव हो आपका कोई भी मित्र बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे होंगे तो उनको रिकमेंडेड कीजिएगा। ठीक है, और सहयोग दीजिए, आपके सहयोग से ही बिहार कंपटीशन एक बदलाव लाएगा। और बिहार कंपटीशन का ये मोटो है कि बिहार में शिक्षा जगत में ऐसा क्रांति लाएगा जहाँ पे शिक्षा के लिए पैसा कभी बाधा नहीं बनेगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।